स्टैंड भारत विकास संस्थान है, इसका मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। इसी सब्जेक्ट के ऊपर हमने 2002 में एक सेमिनार की थी, जब इसी तरीके का एक इशू अराइज हुआ था, अभी दोबारा इस पर सेमिनार करने का इशू। मेन इशू क्या है इसका तो मेन इशू ये है कि सरकार का ये अधिकार है कि वो स्टैंप ड्यूटी कितनी रखे, वो सरकार का अधिकार है, वो चाहे जितनी रख सकती है। तो उसको स्टैंप ड्यूटी यदि रखनी है तो राइट साइड में वो बदलाव कर सकती है कि भाई पहले 0.25 था, मैंने 0.5 कर दिया, या अब ये कर दिया, सरकार बदलाव कर सकती है। लेकिन यदि आप उसकी लेफ्ट साइड में बदलाव कर देंगे तो क्या होगा, लेफ्ट साइड में बदलाव करने से जो पहले की जो स्टैंप ड्यूटी दी हुई है वो सारी गलत हो जाएगी। ये सारा जो केस है वो इतना सा है कि यदि आपने 1995 में ये माना कि भाई लेटर ऑफ गारंटी लेफ्ट साइड में फॉल करती है, आर्टिकल 5 में फॉल करती है, अभी तो आर्टिकल 5 और आपने 2020 में आके ये मान लिया कि नहीं ये तो आर्टिकल 57 में फॉल करती है। तो आर्टिकल 5 में जो 1995 से लेके 2020 तक जितने भी लोगों ने स्टैंप ड्यूटी दी है वो सब गलत हो गई, सब फॉल्टी हो गए। तो जो हमारा ये कहना है, क्योंकि सरकार की यदि मंशा ही ऐसे होती, सरकार की ये मंशा होती कि नहीं मुझे तो ज़्यादा लेनी है, तो वो क्यों कैप लगाएगी, क्यों ऐसा करेगी, खाली 25 लाख निर्धारित करेगी। सरकार की मंशा नहीं है। सरकार की यदि मंशा होती तो कभी भी सीधा बदलाव करती। ये तो क्या है कि जो बनाने वाले अफसर है या बाबू है, उनकी गलतियां हैं जिनकी वजह से इंडस्ट्रीज को भुगतना पड़ रहा है। अब चूंकि सरकार तक पहुंचा कैसे जाए, अब सरकार के पास पहुंचने का तरीका क्या है, आप कोई लेटर लिखोगे, उस लेटर में क्योंकि वो लेटर सारे महत्व के उन्हीं अफसर और उन्हीं बाबुओं के पास जाएंगे, तो वो उसके ऊपर बदलाव नहीं करेंगे। तो इस वजह से इंडस्ट्री के इस मुद्दे को उठाकर कि भाई देखिए आपने ये किया था 95 में, आपने यहाँ मानी थी इसको, अब 2020 में आप यहाँ मान रहे हो, तो ये तो जितनी भी हुई सबने, जितने भी लाखों इंडस्ट्रीज थे जिन्होंने भी पे की, सब गलत हो गए। जब आप बैंक से वर्तमान में कितने परसेंट है? वर्तमान में इसमें 0.25% है और मैक्सिमम 15 लाख। अभी आपका कहना है कि जो बार-बार स्टैंप ड्यूटी एक ही लोन के ऊपर कई बार स्टैंप ड्यूटी जो मांगी जा रही है, ये एक बार तो आपने लोन लिया तो एक बार तो ले रहे होंगे। हाँ, वो चूंकि उस समय कई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट होते हैं, एक एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होता है, डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड एग्जीक्यूट होता है, एक हाइपोथेकेशन एग्रीमेंट होता है, एक गारंटी होता है, जैसे ऊपर अलग-अलग डॉक्यूमेंट्स के अलग-अलग स्टैंप ड्यूटी। आपके कहने हैं कि लोन पे केवल एक बार ले। हाँ, एक ही बार लगनी चाहिए, सरकार चाहती भी एक बार है, लेकिन चूंकि ये गलतियां कर देती है उसकी वजह से कई बार मांगी जा रही है। हाँ सर, आज का बताइए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आज जो हम सेमिनार कर रहे हैं, इसके पीछे ये उद्देश्य है कि हम ये बताना चाहते हैं कि सरकार की मंशा के विरुद्ध जाकर जो ऑफिसर्स कार्य कर रहे हैं, उसकी वजह से राजस्थान के लाखों इंडस्ट्रीज को स्टैंप ड्यूटी एक से ज़्यादा बार देनी पड़ सकती है, कईयों को पड़ रही है, कईयों ने जमा करा दी। तो इसलिए सरकार का ध्यान इस ओर दिलाने के लिए ये अपन ने सेमिनार आयोजित किए। क्या मतलब क्या है मुद्दा, क्या है मुद्दा ये है कि जो जिस स्टैंप ड्यूटी जो है जिस तरीके से सेल के ऊपर लगती है, उसी तरह से लोन के ऊपर भी लगती है, लोन के ऊपर लगती है। अब लोन के ऊपर जो अटैक करने वाले है वो है आर्टिकल 5 है, आर्टिकल 6 है, आर्टिकल 37B है और आर्टिकल 57 है। ये 4 आर्टिकल अटैक करते हैं। लेकिन सेक्शन 5 ऑफ राजस्थान स्टैंप एक्ट कहती है कि एक ही लोन ट्रांजेक्शन को करने के लिए यदि कई आर्टिकल अट्रैक्ट होते हो तब भी सिर्फ एक ही आर्टिकल के अनुसार जो हाईएस्ट है वो ली जाएगी, बाकियों पर नहीं ली जाएगी। ये इस तरीके से। शुभ नाम अनंत रोहाड़िया, बिजनेस फ्रेंड भारत विकास संस्थान में जाते हो, बैंक बोलता है कि ठीक है हम आपको लोन देने को तैयार है। इस लोन को सिक्योर करने के लिए भाई साहब 3 डॉक्यूमेंट 4 डॉक्यूमेंट पे आप साइन कर दीजिए। एक डॉक्यूमेंट होता है मॉर्गेज डीड, एक डॉक्यूमेंट होता है गारंटी डीड, एक डॉक्यूमेंट होता है डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। अब राजस्थान स्टैंप एक्ट के धारा 5 के अकॉर्डिंग एक ही डॉक्यूमेंट को प्रधान डॉक्यूमेंट मानते हुए उसी पे स्टैंप ड्यूटी लगनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि 10 साल के बाद 5 साल के बाद गवर्नमेंट डिमांड नोटिस जारी कर देती है कि आपने फलाना समय पे लोन लिया था, तो उस समय आपने मॉर्गेज डीड पे तो स्टैंप ड्यूटी दे दी परंतु गारंटी डीड पे रह गई। तो ये अगेंस्ट द लॉ है, मोर ओवर अगेंस्ट द सर्कुलर ऑफ राजस्थान सरकार है जो 13/1/2002 का सर्कुलर है, उसके अगेंस्ट है। अभी 0.25% है और मैक्सिमम सीलिंग है 15 लाख।
एक बार अपन एक मकान खरीदते हैं तो उस पर कितनी स्टैम्प ड्यूटी लगती है, कितनी 6% रेट है, लेडीज़ के लिए 6% है, जेंट्स के लिए 7% है, ये स्टैम्प ड्यूटी है। सेम इसी भावना के साथ ये बना हुआ है लोन के ऊपर कि भाई आप एक बार कोई भी 50 करोड़ का 100 करोड़ का लोन लोगे तो उसके ऊपर इतनी स्टैम्प ड्यूटी लगेगी 0.1% या 0.25% ये लगेगी। तो सेल के समय तो क्योंकि ऐसा होता नहीं कि भाई सेल में तो कि तुमने एग्रीमेंट भी किया, पावर ऑफ नहीं किया, तो वो बिल्कुल सही चल रहा है क्योंकि उसकी रजिस्ट्री वो हो जाती है, अपन उसकी हत्या तो रजिस्ट्री करा लेते हैं, तो इसलिए वो 2 बार नहीं मांगते, 1 बार ही मांग लेते, 3 बार मांगते। लोन में चूँकि रजिस्टर्ड नहीं होता तो उनका कभी भी कोई डॉक्यूमेंट निकाल के बोल देते हैं कि भाई आपने जो इसमें गारंटी पे तो दी नहीं, तो भाई एक ही बार देंगे ना, चाहे गारंटी पे दें, चाहे टाइटल डीड पे दें या मॉर्गेज डीड पे दें या जो दें, तो ये वो केस चल रहा है। आपका क्या है? एक बार एक ही बार लगनी चाहिए, एक बार सरकार भी ये चाहती है। चेंज कितने सालों में होता है? नहीं, हर साल चाहिए, हर साल से बजट के हिसाब से वो बजट change हर बजट में चेंज जैसे सेल पे भी होता रहता है, कभी 6 कभी 6.5 कभी 7 जैसे इस पे भी और कानून साफ है कि जहाँ 3 डॉक्यूमेंट एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं एक ट्रांजैक्शन के लिए, एक लोन को सिक्योर करने के लिए, एक डॉक्यूमेंट को आप प्रधान डॉक्यूमेंट मानेंगे, उसके ऊपर ले लीजिए, बाकी सब पे 100-200 रुपये स्टैम्प ड्यूटी लग दीजिए। ये सर एक स्टैम्प है, ये स्टैम्प एक्ट है ना, जो भी स्टैम्प ड्यूटी डिसाइड होगी जैसे सेल की होगी या किसी की होगी तो इसमें लिखी हुई 23 में ये देखा हर के लिए ये लिखा। तो यानी अब यदि 0.25 यहाँ लिखी हुई है और 0.25 लिखी हुई है, इसका एक इंटरप्रिटेशन तो ये नहीं निकल सकता ना कि 2 बार लेंगे, एक ही बार लेंगे ना, तो क्योंकि आपने क्या किया एक बार यहाँ 0.25 यहाँ पे भी 0.25, ऐसे 37B में भी यही लिखी हुई है, प्रेस रिलीज है ना, तो ये एक ही बार लेंगे। वो तो उसमें आज ये राजस्थान स्टैम्प एक्ट में सेक्शन 5 और आर्टिकल 5, 6, 37B और 57 को लेकर सारी इंडस्ट्रीज़ का एक ही कहना है कि चूँकि एक लोन के ऊपर एक ही बार स्टैम्प ड्यूटी लगनी चाहिए, और जो स्टैम्प एक्ट बनाते समय, बजट बनाते समय या नोटिफिकेशन जारी करते समय, सर्कुलर जारी करते समय चूँकि गलतियाँ से हो जाती है, उसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन गलतियों को वो ठीक करते नहीं है, समय लग जाता है और इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा। सरकार से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इसको एक बार पूरी वापस से रिव्यू करा लें। तब 1995 से लेकर अब तक के जितने भी सर्कुलर नोटिफिकेशन जारी हुए हैं उनको रिव्यू कराते ही गलतियाँ समझ में आ जाएगी और इंडस्ट्री को परेशानी का सामना नहीं। एक लोन लेने तो बैंक आपसे उस लोन को सिक्योर कराने के लिए 3-4 टाइप के डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट कराता है। अब ये होता है एक ट्रांजैक्शन पे एक से ज़्यादा अगर डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो उस पे से एक ही डॉक्यूमेंट को प्रधान डॉक्यूमेंट माना जाएगा। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एंसिलरी या एसोसिएट डॉक्यूमेंट्स मानते हुए उन पे स्टैम्प ड्यूटी नहीं ली जाती स्लैब के अकॉर्डिंग। उन पे 200 रुपये स्टैम्प ड्यूटी हमारे राजस्थान में। गवर्नमेंट क्या कर रही है कि 5-10 साल के बाद जिन्होंने पुराने लोन ले रखे हैं उनको डिमांड नोटिस भेज रही है कि आपने मॉर्गेज डीड पे तो लोन स्टैम्प ड्यूटी दी है, आप गारंटी डीड पे और दीजिए। ये अगेंस्ट द लॉ है। जो लॉ है वो ये कहता है कि क्योंकि आपने एक ही लोन को सिक्योर करने के लिए सारे डॉक्यूमेंट साइन करें तो आप एक ही बार स्टाम्प ड्यूटी पे करोगे और बाकी सब पे आप नॉमिनल 200 रुपये स्टाम्प ड्यूटी पे कर दोगे। Our institution previously in 2002 also organized a similar conference with the support of the then industries, banks and government officials, thus providing a platform for everyone to echo their views and to arrive at a solution which creates a conducive environment for businesses. As an institution, we have been regularly communicating with the government on various issues affecting the industries at large. Today also we have gathered here to resolve the conundrum on the applicability of stamp duty on loan-related documents. Our team has already circulated the material for today's conference for ready reference of the guests and esteemed members. As we start today, to just gives a brief overview of what today's conference is all about. Sorry, I'll pause here. And I also welcome Srimati Neetu Rajeshwar ji, Deputy Inspector General Registrar and Stamps, NTA.
I would request Mr. Anant Luharia ji to please present a bouquet to Mrs. Neetu ji. Today's conference is graced by Srimati Neetu Rajeshwar ji, Deputy Inspector General, Registrar and Stamps, NTA Division, Rajasthan Special Circle, Jaipur. Mr. Dr. K.L. Jain ji, President, Rajasthan Chamber of Commerce and Industry. Mr. N.K. Jain ji, President, Employers Association of Rajasthan, and esteemed members of the financial institutions and industries. Without taking much time, we'll address the question with regard to the principal documents and other documents related to the same transaction. The main issue which arises in identification of interconnected loan documents and levy of the stamp duty on the same. Many of us have faced the problems in which we have come across the loan documents. There is no identification with regard to which document is a principal document. Also, there is no identification with regard to which other documents form part of the principal document. This issue becomes crucial in light of Section 5 of the Indian Rajasthan Stamp Act. Section 4 of the Indian Stamp Act, which is perimeter provision with regard to Section 5 of the Rajasthan Stamp Act, refers to the principal document. It says that the several instruments which are used in a single transaction of sale, mortgage, agreement, or any other document relating to the deposit of title deeds or settlement. It says that where in the case of any sale, mortgage, agreement, or any other document relating to deposit of title deeds or settlement, several instruments are employed for completing the transaction. Only the principal document shall be chargeable with the duty prescribed for it in the schedule, and each of the other instruments shall be chargeable with a duty of 200 rupees instead of the duty, if any, prescribed for in that schedule. The parties may determine for themselves which of the instruments so employed shall, for the purpose of the subsection 1, be deemed to be the principal instrument. Now, the Stamp Act does not identify which is a principal document, but it has left it to the parties on themselves to identify which document is a principal document and which other documents form part of the entire loan transaction. Now, most of the loan documents are drafted by the bankers or the financial institutions. There is no changes in those documents which are permitted. These are standard form contracts. So the primary duty of identification of the principal document lies on the bankers and financial institutions, that at the time of the drafting of those documents, they should clearly identify that this is a principal document. And while executing the other document, they should also identify that these ancillary or connected documents are connected with that principal document. As we stated earlier also, previously in 2002 also we organized a conference. The result of the conference was that a circular was issued by the Stamp Department, which clearly says that all the loan related documents, the stamp duty will be levied only on the principal documents. It's a circular of 1 March 2002. This is that circular. विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के संबंध में निष्पादित विभिन्न दस्तावेजों पर पृथक मुद्रांक की देयता के संबंध में राज्य सरकार व इस विभाग को प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए हैं। उक्त प्रतिवेदन का मुद्रांक विधि के प्रावधानों के अंतर्गत स्पष्ट किया जाता है कि भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 की धारा 4 के अनुसार समव्यवहार अर्थात एक ही ऋण राशि के संबंध में निष्पादित विभिन्न दस्तावेज अभिलेखों के निष्पेष द्वारा बंधक, ऋण का करार, गारंटी करार, सिक्योरिटी बॉन्ड आदि दस्तावेजों में से प्रधान दस्तावेज पर ही मुद्रांक दर तय है। अशेष दस्तावेजों पे
2 रुपीस प्रति दस्तावेज मुद्रांक दर देय है, अतः उक्त प्रावधानों के अनुसार ही मुद्रांक पे वसूली जाती है। So that is the circular which was issued in consonance with the scheme of the act, which clearly laid down that all the loan related documents, be it the loan agreement, mortgage, guarantee document or security bond, out of all these, only the principal document will be chargeable to the stamp duty, and the rest, all other connected documents will be payable, only a fixed stamp duty will be payable on those documents. However, this also does not clarify that how a principal document is to be identified. Which of all these will be considered as a principal document? That question is still left to the drafters of the agreement, which says the burden lies upon the bankers and the financial institutions to clearly identify the principal document. So the problem which arises out of the non-identification of the principal documents, and the legislature has decided to left it to the parties to determine among themselves, is that in absence of a clear agreement between the parties, the uncertainty prevails with regard to identification. There is no clarity regarding applicability of section 4 and 5, what all documents will be considered part of loan transaction or mortgage. Because since the parties are not themselves identified that these all become part of the principal document, then what all documents can be considered a part of one transaction is also a question which is left open. Different stamp duty applicable or payable on different documents gives arbitrary power to determine the principal documents. There is no uniformity in the schedule which says that all loan related documents will be chargeable with the same duty. Even after summaries, they are communicated several times, however, there is no uniform rate of stamp duty which is prescribed for all loan related documents. Why there is this all stakeholders' interest lies in this problem is because for the banks, although the liability to pay the stamp duty is of the borrower, however, the payment of insufficient stamp duty affects the admissibility of the document, which in turn makes the document unenforceable till the duty is paid its entirety. So, by not identifying the documents, the banks are at the worst position because most of the times they have to go to the courts for the enforcement or for recovery of those monies that shall be transacted or loaned through those documents. Because any of those documents may be insufficiently stamped, making it inadmissible in evidence, and thus affecting its enforceability and delaying the recovery of the public monies only. For industries, there is an uncertainty because whether the stamp duty is payable on each instrument, which should be the principal instrument, in absence of clear directory, the payment of duty on the principal document may not exempt the payment of stamp duty on other loan-related documents, may result in subsequent demand for deficient stamp duty along with payment. So the industries, the sword is still hanging because they don't know when the stamp inspector may come at their door and say that you have paid a deficient stamp duty, which was liable to be paid. So there is an uncertainty in doing the business, which is not conducive for any industry. And what lies for the government is the lack of clarity on payment of stamp duty, which deprives the government of its rightful revenue. The stamp duty is still a source of the revenue for the government. So if the document is clearly identified as a principal document and other ancillary documents have been identified, then the government may recover the revenues at the early stage itself, at the time when the instrument is presented for the stamp. And on account of arbitrary levying of the stamp duty at the later stage, may increase or prone the government to unnecessary litigation, which is also not conducive for them. Before going into the solutions ahead and what other problems arise, I would like to invite, without much ado, Mr. Anant Luhadia ji to start the discussion on the topic, as well as to give a background on how this problem, which we just discussed, has reached to today or the present stage. Mr. Luhadia is our founder president of Business Friends Bharat Vikas Sanstha and has been consistently and relentlessly endeavoring to bring harmony in payment of stamp duty
on loan documents since 1995. I would request Mr. Anant Luharia ji to please take the floor. Sir. इस टॉपिक पे डायरेक्ट डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती तब सुनने वालों को लगेगा यार ये प्रॉब्लम ही नहीं है, हमको तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं हो रही, तो ये क्यों प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है। डेफिनेटली ये प्रॉब्लम सबके लिए नहीं है, अभी नहीं है, कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी, अगले साल आएगी, 6 महीने में। प्रॉब्लम इतनी सी है, छोटी सी प्रॉब्लम है। स्टैम्प एक्ट के बारे में जो लोग भी जानते होंगे, स्टैम्प एक्ट के बारे में कि एक्ट में 2 सेक्शंस होती है, इसके अलावा एक शेड्यूल होता है। कुछ शेड्यूल में क्या होता है, आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल 5 में कुछ है, आर्टिकल 6 में कुछ है, आर्टिकल 37 में कुछ है, आर्टिकल 57 में कुछ है, और उसमें ही ड्यूटी दी हुई होती है। यहाँ पे ज्यादातर लोग चूंकि कुछ बैंक से है, काफी लोग उनको पता है, तो उनको सब कुछ काफी अच्छे से पता है कि क्या होता है। अच्छा, पहले एक बार ये एंश्योर कर लेना कि सबके पास ये फोल्डर पहुंचा कि नहीं पहुंचा। इस फोल्डर में एक खासियत है, इसमें एक भी चीज मैंने अपनी तरफ से नहीं ढूंढी। ये सारे के सारे इस फोल्डर में जितने कागज हैं वो राजस्थान मुद्रा विभाग ने या राजस्थान शासन विभाग ने, वित्त रेवेन्यू विभाग ने जो 1994 से जो सर्कुलर्स इशू किए हैं और 2020 तक जो सर्कुलर्स इशू किए वो इसके अंदर है। एक भी चीज मैंने अपना ना तो मेरा इंटरप्रिटेशन है, ना मैंने कोई इसके अंदर चीज जोड़ी है, या बजट है जो बजट है। इसमें आप देखेंगे, इसमें मेरा ये मानना है 2 बातें हो सकती है। एक तो ये बात हो सकती है कि राजस्थान सरकार तो कभी नहीं चाहती कि व्यापारियों को परेशान करना। राजस्थान सरकार कभी नहीं चाहती व्यापारियों को परेशान करे, और वो दिखता भी है, वो ऐसे भी दिख रहा है कि भाई आप जैसे पहले 0.1% स्टैम्प ड्यूटी होती थी लोन के ऊपर, वो बाद में कम करते करते उसके ऊपर कैप लगा दी 25 लाख रुपए की कैप, कभी 15 लाख की भी रही होगी, कभी 10 लाख की भी कैप रही। तो इंटेंशन सरकार का बिल्कुल क्लियर निकलता है कि व्यापारियों से वो ज्यादा स्टैम्प ड्यूटी नहीं देना चाहती। एक विचार ये बनता है। दूसरा ये बनता है कि मैं एक हाथ में बजट में घोषणा कर दूं कि भाई मैक्सिमम स्टैम्प ड्यूटी आज से घटा के 25 लाख कर दिए, इस तरीके से तो घोषणा कर दो, और दूसरी तरफ से नोटिस भेज के एंटी डिपार्टमेंट के थ्रू स्टैम्प ड्यूटी अलग तरीके से कलेक्ट कर लो, किसी से 6 करोड़ रुपए, किसी से 5 करोड़ रुपए। तो ये आपको डिसाइड करना है कि हमारी सरकार का इंटेंशन क्या है। सरकार का वाकई व्यापारियों को छूट प्रोवाइड करना है, और या फिर एक हाथ छूट प्रोवाइड करना है, बजट के थ्रू छूट प्रोवाइड करना है, दूसरी तरीके से ये परेशान करना है। तो मेरी एक बार इसमें रिक्वेस्ट है, इसमें क्या स्टैम्प एक्ट को एक और चीज समझनी पड़ेगी कि इसमें 2 साइड होती है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। लेफ्ट साइड में क्या होता है, ये लिखा होता है कि भाई आर्टिकल 5 में क्या कवर करेगा, आर्टिकल 6 क्या कवर करेगा, आर्टिकल 37B क्या कवर करेगा, और आर्टिकल 57 कवर करता है। सरकार के पास पूरा अधिकार है, वो चाहे जितनी ड्यूटी डिसाइड कर सकती है, राइट साइड को चेंज करे। 25 लाख रुपए तो 50 कर सकती है, 5 है तो 5.2 कर सकती है। तो राइट साइड को चेंज करके सरकार कभी भी चेंज कर सकती है, वो दिखेगा क्या अरे सरकार ने अब चेंज किया। लेकिन लेफ्ट साइड में जो चेंज करती है सरकार, वो खतरनाक है, वो ऐसा खतरनाक है कि आपने लेफ्ट साइड में ये माना 20 साल तक कि गारंटी जो है आर्टिकल 5 में कवर होती है, लेकिन अचानक 20 में आपकी मर्जी आई कि मैं गारंटी को आर्टिकल 57 में कवर कर देता हूं। मैं जितनी भी बातें कह रहा हूँ सारी डॉक्यूमेंटेड है, मैं भी एक पेज आपको पढ़ूंगा और बताऊंगा कि कैसे सरकार ने 20 साल तक ये माना कि आर्टिकल 5 में कवर होती है गारंटी, और इसका बाद में ये माना कि मैं 50। तो जैसे आपने ये कन्वर्ट कर दिया तो 21 में क्या होगा, 21 के जो ऑफिसर्स आए हुए थे वो देखेंगे कि भाई गारंटी तो यहाँ कवर हो रही है, वो थोड़ी देखेंगे कि 19 में क्या हो रहा था, 18 में क्या हो रहा था, 17 में क्या हो रहा था। तो यदि हमारा कोई आदमी डॉक्यूमेंट लेके पहुंचेगा 2014 का, 2013 का डॉक्यूमेंट लेके पहुंचेगा तो बोलेगा ये तो यहाँ कवर हो रही है। तो सर ये लेफ्ट साइड को राइट साइड को मेरे बैंकर्स बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं, रेवेन्यू वाले बहुत अच्छी तरह समझते हैं, गवर्नमेंट बिल्कुल अच्छी समझ सकती है कि लेफ्ट और राइट में फर्क क्या होता है। लेफ्ट में यदि आपने राइट में बदलाव लेफ्ट साइड में चेंज कर दिया तो आपने पूरी इंडस्ट्री को खतरनाक मोड़ पे पहुंचा दिया। बेचारा जी इस समय में जब कमाना बहुत मुश्किल है एक इंडस्ट्री के लिए, अचानक उसके पास 5 करोड़ रुपए की एडिशनल डिमांड पहुंच जाए तो बहुत ही मुश्किल है। तो अब मेरी रिक्वेस्ट है कि सबके पास फोल्डर है
और एक एक मैं बताता हूँ कि भाई कैसे मैं अपनी चीज़ पे कैसे पहुँचा हूँ, क्यों कह रहा हूँ। मेरी बहुत बड़ी बात है ऐसा कहना कि भाई ऐसे से एक फोल्डर पेज नंबर 1 है इसके अंदर। इसमें देखिए 1955 का सर्कुलर है हाइपोथेकेशन अनअटेस्टेड हाइपोथेकेशन डीड के बारे में। आज तक इस अनअटेस्टेड हाइपोथेकेशन डीड के जो सर्कुलर है इसको कभी भी अपास से नहीं किया गया, कभी भी नहीं बदला गया। आप ऐसा कोई सर्कुलर नहीं बता सकते कि भाई इस नोटिफिकेशन के जरिए इसको हमने रिवर्ट कर दिया, तो इसका मतलब हाइपोथेकेशन डीड के ऊपर कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं है। सिर्फ इंटरप्रिटेशन से ऑफिसर्स के कि भाई मैंने ये 1955 का जो सर्कुलर था, 1955 का जो सर्कुलर था, उसके बाद हमने जो 1994 में इस सर्कुलर को अपास कर दिया, ओवररूल कर दिया। भाई ओवररूल आप करोगे तो उसमें लिखोगे ना कि हमने इस 1955 के जो नोटिफिकेशन इसको ओवररूल कर दिया इस वजह से। उल्टा यदि आप पेज नंबर 2 पे जाएंगे तो जिसके लिए वो कहते हैं कि जिसके थ्रू ये अपास हो गया उसकी आप वर्डिंग पहुंचेंगे, लास्ट लाइन में थर्ड लाइन लिखा शैल बी रिड्यूस टू 1%। भाई शैल बी रिड्यूस कैसे हुआ? ये तो जीरो था 1955 में, तो जीरो था, और 1994 के सर्कुलर से कैसे जीरो हो गया? ये तो 1%। ये तो किसी चीज को आप रिड्यूस करते हो तब होगा। जैसे 1994 का जिस सर्कुलर के लिए कहते हैं इसने ओवररूल कर दिया, वो हो नहीं सकता इसके अंदर। इसके बाद जो बजट, जो गवर्नमेंट बजट, भरत सिंह शेखावत जी का मतलब बजट में हमेशा किस तरीके से लोन को डील किया जाता है। बजट जब डील करता है तो ये डील नहीं करता कि भाई आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, 37B और आर्टिकल 57, इन चारों आर्टिकल के थ्रू मैंने इसको 1% कर दिया, या आज से हमने इसको कम कर दिया। बजट सिंपल कहता है आज से जितने भी ऋण है उसके ऊपर 1% कर दिया। अब बाकी काम किसका है? सरकार ने बजट में घोषणा कर दी कि अब से लोनों पे जितने भी लोन है उसके ऊपर 1% है। यदि अब ये आपका इंटेंशन है तो जितने भी आर्टिकल आपके कंसर्निंग आर्टिकल है उन पे 1% करने का काम किसका है? उन पे 1% करने का काम अधिकारियों का है ना। सरकार ने तो अपनी इंटेंशन बता दी भाई मेरे पास लोन पे मुझे 1% देना। तो अब बजट में जो बोला गया है और उसके बाद यदि आपने उसके जरिए नोटिफिकेशन इशू नहीं किए तो ये गलती तो दिख रही है ना। तुमको दिखी को गलती को ठीक करना पड़ेगा। जैसे बैठ जाए इसी के ऊपर कि मैम ने तो अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया, हम बजट भाषण को मानते ही। बजट भाषण को क्यों नहीं मानते ना? बजट भाषण के आधार पर तो नोटिफिकेशन इशू होते हैं। आर्टिकल 6 से 0.5% इसके ड्यूटी थी और आर्टिकल 57 में भी 0.5। जब 97, मैं अपना थोड़ा परिचय दे दूं कि मैं उस समय से 1995 से ही स्टैम्प ड्यूटी के जितने भी मेथड्स हैं इंडस्ट्रीज के लिए वो मैं देख रहा हूँ और सरकार के साथ हर बार डिस्कस कर रहा हूँ कि साहब आपने गलत किया, ये सही किया, तो मैं उससे रेगुलर, तो मैं इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहा। मैं तो था, अवेलेबल था। मैं तो 95 में जब डिस्कशन हो रहा था कि मतलब क्या आपने 0.5% कर रखा है, बहुत ज़्यादा है, इसलिए कोई देता नहीं है तो आप इसको कम कर दो। तो ये है, तो ये हमारा बैकग्राउंड है कि 2001 97 में 0.5 था और 2001 तक इसके ऊपर 0.5 ही था। जब सरकार कहती कि यार ये बैंकर देते नहीं है, ये तो कैसे नहीं करते, तो सरकार से रिक्वेस्ट की तो सरकार ने इसको 0.5 से कम करके 0.1 कर दिया। अब 0.5 से 0.51 कर दिया, इसमें किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट नहीं है। अब इसके बाद अब बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मेरे ख्याल से बैंकर ज्यादा ध्यान देंगे और पहचाने जाएंगे। पेज नंबर 11 पे देखिए, पेज नंबर 11 के ऊपर आर्टिकल 57 में क्या चीज डिफाइन की हुई है? आर्टिकल 57 में हाइपोथेकेशन डीड को कन्वर्ट किया हुआ डिफाइन। आर्टिकल 57। अब इसका जो चेंज आएगा मैं बताऊंगा 2015 के बाद क्या चेंज हुआ। तो क्या मान के क्या स्टैम्प ड्यूटी की, ये दोनों मान ध्यान देनी पड़ेगी कि भाई हाइपोथेकेशन डीड को आर्टिकल 57 में मानते थे उस समय 0.1% स्टैम्प ड्यूटी लगाएगी। उस समय ये माना था कि भाई 0.1%। यदि ये माना जाता कि आर्टिकल 57 में गारंटी कवर होती है तो क्या कोई भी सरकार उसके ऊपर 0.1 स्टैम्प ड्यूटी लगाती? ये इसलिए लगाई गई आर्टिकल 57 में क्योंकि ये माना गया कि अब आप कोई डिस्प्यूट कर सकते हैं, नहीं सर हाइपोथेकेशन तो वहां आता है, यहाँ आता है, वहां आता है, वो कर सकते हैं। लेकिन मान के क्या लगाई गई स्टैम्प ड्यूटी? स्टैम्प ड्यूटी ये मान के लगाई गई कि हाइपोथेकेशन डीड जो है आर्टिकल 57 में कवर होती है। अब आप इसका पन्ना पढ़िए सर, 12वां पेज देखिए, पेज नंबर 12। पेज नंबर
नंबर 12, आज की तारीख में इसको अपन 37 भी बोलते हैं, उस समय आर्टिकल 40 बोलते हैं, उसका जो नंबरिंग था वो आर्टिकल 40 था। आर्टिकल 40 यानी 37 बी में क्या कवर होता है? अचल, जिसमें अचल संपत्ति का कब्जा नहीं लिया गया है और जिसमें अचल संपत्ति का कब्जा भी लिया गया है। तो ये जो आर्टिकल 37 बी जो डिस्प्यूट में है और ये जो है, तो आर्टिकल 40 में क्या माना गया था? सिर्फ अचल संपत्ति में। ये जो आज की कॉन्फ्रेंस है ये बहुत लिमिटेड है उन बैंक्स के लिए या इंडस्ट्रीज के लिए जो इस तरीके के लोन लेते हैं। एक तो लेते हैं आपके अचल संपत्ति पे लोन, एक चल संपत्ति पे लोन और एक गारंटी। ये 3 चीजों पे मैक्सिमम है। तो अचल संपत्ति को उससे माना गया कि ये जो और डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड जो करते हैं डिपॉजिट, अचल संपत्ति को माना गया कि अचल संपत्ति पे बैंक्स करते ही नहीं है, मॉर्गेज टाइप की डीड करते ही नहीं है। बैंक जो अचल संपत्ति पे कौन सा करते हैं? आर्टिकल 6 में जो कवर होता है, मतलब डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड करते हैं। तो यानी अचल संपत्ति कवर कर ली अपन ने डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड में। फिर उसके बाद अपन ने कवर की चल संपत्ति को कहाँ माना उन्होंने? चल संपत्ति को माना आर्टिकल 57, यानी कि हाइपोथिकेशन जो है वो वहां कवर होती है। ये सारे डिस्प्यूट के बावजूद भी हाइपोथिकेशन एक्सेप्टेड है नहीं है, लेकिन उससे उन्होंने क्या माना? चल संपत्ति को माना आर्टिकल 57 और गारंटी को कहाँ माना? आर्टिकल 5। तो अपनी बात उससे 3 रेलिवेंट थी, जैसे 3 रेलिवेंट थे, आर्टिकल 5, आर्टिकल 6 और आर्टिकल 57। आर्टिकल 37 2015 से पहले पिक्चर में नहीं था जब स्टैंप ड्यूटी लगाई गई। तो ये जो माना है लेफ्ट साइड से उठा के 2015 में आप 37 बी को लेके चले गए, ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये हो गया। और 37 बी में स्टैंप ड्यूटी कितनी है? आर्टिकल 5 में और आर्टिकल 6 में और 57 में स्टैंप ड्यूटी की गई। वित्त मंत्री प्रद्युमन सिंह जी ने, ये है पेज नंबर 14 पे देखिए, पेज नंबर 14। बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिए जाने वाले ऋणों से संबंधित दस्तावेज पर स्टैंप ड्यूटी को 0.5% से घटाकर 0.1% किया जाना प्रस्तावित है। ऋणों से संबंधित सभी प्रकार के दस्तावेजों पर यह ड्यूटी लागू होगी। तो सीधी सी बात थी, उस समय 3 प्रचलन में थे, आर्टिकल 5, आर्टिकल 6 और आर्टिकल 57। बजट के बाद इन तीनों को चेंज करके सरकार ने नोटिफिकेशन इशू करके 5, 6 और 57 पे 0.1 कर दी। अब आप जब देखेंगे कि तीनों में किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट नहीं 2002 से लेकर 2015 में। उस बीच में एक डिस्प्यूट आया क्योंकि इतनी क्लियरिटी नहीं थी इंडियन स्टैम्प एक्ट सेक्शन 4 के बारे में, इंडियन स्टैम्प एक्ट, राजस्थान स्टैम्प एक्ट सेक्शन 5 के बारे में। तो हमने ये बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट किए। तो के जैन साहब की अध्यक्षता में राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हमने इसके ऊपर एक मीटिंग की। सारे बैंकर्स थे, उनको गवर्नमेंट भी थी, गवर्नमेंट भी वहाँ से कि भाई ये तो 3 जगह आपने कर दी, 0.1%, 0.1% और 0.1%, तो 3 बार देनी कि 1 बार देनी है? तो फिर अल्टीमेटली ये क्लैरिटी आई कि नहीं, इसके ऊपर 1 ही बार देगी। और एक सर्कुलर भी इशू कि भाई उसका सर्कुलर बिल्कुल क्लैरिटी वाला सर्कुलर है, आप उसका वर्ड बाय वर्ड पढ़ लो, कैसे भी पढ़ लो, किसी भी तरह से घुमा के पढ़ लो, इसमें कि देनी में ये रहता सर। जब इंडियन स्टैम्प एक्ट की मान्यता ये है कि यदि एक ही व्यवहार से संबंधित बहुत सारे डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट होते हैं, तो एक ही डॉक्यूमेंट में जो हाईएस्ट ड्यूटी है वो पे करिए, बाकियों के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी आपको 2 रुपये या जो यहाँ पे 200 रुपये करके वो पे करिए। सब क्लियर है, सारे किसी भी प्रकार की कोई इशू नहीं था। तो ये वित्त मंत्री जी का भाषण बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद तीनों के 5-6-57 नोटिफिकेशन वो क्लियर है। ये आप मतलब सारे इसके वो लगा रखे एजेंसी। इसके बाद पेज नंबर 19 के ऊपर सर, पेज नंबर 19 के ऊपर मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन था गवर्नमेंट से, कि मेरे गवर्नमेंट ने मुझे एड्रेस करते हुए वापस इसका रिप्लाई दिया कि एक ही विभिन्न दस्तावेजों के निष्पादन पर, जैसे कि डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, हाइपोथेकेशन डीड, गारंटी, एग्रीमेंट डीड, मुद्रांकन, इनमें से प्रधान दस्तावेज पर ड्यूटी दी जाएगी या सब पर दी जाएगी। इसका उन्होंने जवाब दिया कि ये प्रश्न जो है राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है, जैसे इस संबंध में मार्गदर्शन प्राप्त होगा उसके बाद आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो ये 25/2/2002 को उन्होंने लिखा। इसके बाद उन्होंने 27 फरवरी को इसका रिप्लाई दिया। 27 फरवरी को पेज नंबर 20 में इसका रिप्लाई है कि भाई इनमें से सब में से सिर्फ 1 ही बार ली जाएगी, बाकी पे 2 रुपये ली जाएगी। ये राज्य सरकार में विचार करके दिया गया। ये सर्कुलर ऐसा नहीं कि कोई गया और उसको इशू कर दिया। राज्य सरकार ने पूरा विचार करके, पूरी व्यय करके कि भाई अल्टीमेटली एक, जैसे हमने 3 जगह लिख दी तो उसमें से 1 बार लेनी है कि 2, तो एक्ट को समझ
समझाया गया और उसके बाद इसका रिप्लाई आंसर एक सर्कुलर इशू किया गया सेक्शन 4 के बारे में, सेक्शन 5 के बारे में ट्रांसलेशन। इसमें कोई भी आप देख लो, यदि किसी भी प्रकार का यदि एम्बिग्यूटी है कि नहीं यार इस सर्कुलर में, मतलब पेज नंबर 21 में सर्कुलर है, इसके बाद आप देखो पेज नंबर 20 के ऊपर भी ये एक था कि भाई जैसे मान लीजिए आपने 100 करोड़ अभी लोन लिया, अगले साल फिर आपने 25 करोड़ बढ़ा लिया तो 125 करोड़ हो गए। तो जो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट होंगे पहले 100 करोड़ के होंगे, अगले बार 125 करोड़ के होंगे। तो क्या 100 पे लोगे कि बाद में अगली बार 125 पे पूरे 125 अगली बार पूरे ले लोगे? तो इसके बारे में गवर्नमेंट ने बिल्कुल अच्छे से क्लैरिटी वाला नोटिफिकेशन निकाला कि नहीं, अगली बार जब पहली बार में आपने 100 करोड़ पे स्टैंप ड्यूटी दे दो और अगली बार में जब आप 125 करोड़ के ऊपर दोगे तब पहले वाले 100 कम करके बाकी 25 में दे दो। तो ये इन्होंने गवर्नमेंट सर्कुलर नोटिफिकेशन निकाला। अब आप इसमें इंपॉर्टेंट ये है, देखने वाली बात क्या है, इसमें 3 नोट खाली कोई काम नहीं दिया, आर्टिकल 5, आर्टिकल 6 और आर्टिकल 57। तो क्यों 3 कोई काम नहीं दिया? यदि उसी समय 37B भी होता पिक्चर में, जो कि मानना जा रहा है आज के समय में, तो भाई ये यहाँ पे 37B को क्यों नहीं दिया? यानी इसका मतलब 37B तो आप हर बार भी लेते रहोगे। 37B कहाँ से गायब हो गए? यदि आपने मान लिया कि 37B भी आपके जो जिस लोन की हम बात कर रहे हैं उसमें 37B कवर होता है, तो फिर 37B यहाँ है क्यों नहीं? इस नोटिफिकेशन में क्यों नहीं है? पेज नंबर 22 से में ये है कि भाई सरकार ने कॉन्फ्रेंस करके खुद उसमें उपस्थित होकर अल्टीमेटली अपनी उपस्थिति के बाद सेमिनार में आए, सेमिनार में डिस्कशन हुआ। पेज नंबर 25 तक भी ये कि हम अल्टीमेटली फिर हमने कैप लगाने की भी रिक्वेस्ट की थी, तो कि भाई आप कैप लगा दो, तो वो कैप बिल्कुल अच्छे से सरकार लगाती आ रही। 2015 के बाद ये कैप लगता चल रहा है। अब आप एक और बात से, अब आप देखिए पेज नंबर 26, पेज नंबर 26 है, डेट है इसकी 12/8/2005, 12/8/2005। यदि 2002 में कोई सर्कुलर गलती से इशू हो गया तो 12/8/2005 को वही चीज रिपीट कैसे हो? गलती से इशू ये 12/8/2005 को क्या हो? सेम वही बात, ऋण का करा, गारंटी करा, सिक्योरिटी बांट, सब पे जगह दौड़ कर इशू वही। तो ये सर्कुलर में ऐसे इशू नहीं हो गया कि भाई ये किसी ने ऐसे इशू करा दिया, इसका कोई महत्व नहीं। बहुत महत्व, इसका महत्व यह है कि आप यदि एक बार लोन लोगे तो उसके ऊपर एक ही बार स्टैंप ड्यूटी है। इसका महत्व ठीक है, जैसे अपन सेल कोई मकान सेल करते हैं तो कोई पावर ऑफ अटॉर्नी बनाता है, कोई 4 डॉक्यूमेंट बनाता है, तो स्टैंप ड्यूटी तो 6% ही लगेगी, 7% ही लगेगी। 4 डॉक्यूमेंटों के आपसे चोरी थोड़ी हो जाएगी। अपना यहाँ पे सब्जेक्ट यही तो है कि भाई आपने यदि किसी ने 100 करोड़ रुपए का लोन लिया है तो उसके ऊपर यदि 25 लाख रुपए लगने हैं तो 25 लाख ही लगने हैं ना। 100 करोड़ रुपए 4 डॉक्यूमेंट बन गए तो 1 करोड़ रुपए थोड़ी लग जाएगा। वो क्या है, बजट बनते समय या नोटिफिकेशन इशू बनते समय जब गलतियां हो रही है, जो गलतियां क्यों हो रही है ना, खरी क्लरिकल लेवल पे या थोड़ी बार नीचे लेवल पे वो गलतियां हो रही है, उसका जो भुगतना पड़ रहा है वो सब हम इंडस्ट्री को करता है, बैंकर्स को भुगतना पड़ रहा है, परेशानी का सामना करना है। उस गलती को कोई चेक करने वाला नहीं कि गलती कैसे हो गई। इस फोल्डर में इस आर्टिकल 5, 6, 37 और 57 से संबंधित जितने सर्कुलर के बाद बाहर एक भी सर्कुलर कोई आंसर नहीं है सरकार के पास कि हमने ये गलती क्यों, कोई गलती हो नहीं सकती। एक भी सर्कुलर से बाहर का सर्कुलर नहीं। उस गलती को एडमिट करें ताकि इंडस्ट्री को परेशानी का सामना नहीं कर सके। सरकार की इतनी अच्छी मंशा है उसको जस्ट बेकार की गलतियों की वजह से उसको एडमिट नहीं कर। अब आप देखिए 27 नंबर के पेज पे, 27 नंबर के पेज के ऊपर 37 भी इंट्रोड्यूस होता है, जैसे होता है 37 भी यहाँ पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है और फर्स्ट टाइम मॉर्गेज डेट के ऊपर स्टैंप ड्यूटी है 0.15 लगा, 0.1 यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ। आपने 37 भी यहाँ पे पहली बार इंट्रोड्यूस कर दिया, ये मान लिया कि जो मूवेबल प्रॉपर्टी है और जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है दोनों की दोनों 37 भी में फॉल करेगी। जैसे मॉर्गेज डीड की जो लैंग्वेज है भाषा है उसमें चूंकि स्टैम्प एक्ट में लिखा हुआ है कि मॉर्गेज डीड में मूवेबल भी आता है और इमूवेबल भी आता है, तो भाई आर्टिकल 57 में भी मॉर्गेज डीड था, उसमें भी दोनों आता है। उस समय के अधिकारियों ने यह मान लिया कि इसके लिए आर्टिकल 57 सही है तो वो मान के चलना पड़ेगा ना, जब चेंज करना है तो करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या हो रहा है,
आर्टिकल 37B में यहाँ पे तो 0.15 कर दिया आपने 15 से, लेकिन 2002 से लेके 2014 तक वहाँ पे 1%। 2002 से 14 तक आर्टिकल 37B में वहाँ पे 1% है, और जबकि यदि वही आपकी हाइपोथेटिकल डीड 57 में रहती है तो वहाँ पे सिर्फ 0.1 है। तो कितना हो गया? जिसने 1 करोड़ स्टैंप ड्यूटी दी हुई है उसके लिए 10 करोड़ की लायबिलिटी क्रिएट कर दिया, क्योंकि राइट साइड में बोल दोगे कि 0.5 जो है वो इस डेट से लागू हुई है, बट अबाउट लेफ्ट साइड में कैसे बोलोगे कि लेफ्ट साइड में हमने तो कुछ लिखा नहीं कि हमने ये चीज यहाँ से चेंज कर दी। पहले हम हाइपोथेटिकल डीड को वहां मानते थे, अब हम उसको यहाँ मानते हैं, ये तो आपने लिखी नहीं। ये थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है, बैंकर्स को बहुत इजी से समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत इजीली गवर्नमेंट को भी समझ में आ जाएगा। गवर्नमेंट और बैंकर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे हो सकता है एसोसिएशन के लोगों के लिए, इंडस्ट्री के लिए थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट, लेकिन मैं फिर भी चूंकि सबके साथ फोल्डर शेयर कर रहा है उन्हें, तो अपने आपके ऑफिसर्स वगैरह जो हैं वो डेफिनेटली समझ जाएंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं। इसके बाद जो पेज नंबर 28-29 में वही आगे तक यही चलता रहा कि जो 2015 के बाद यही चलता रहा कि आर्टिकल 37B में कवर होती है हाइपोथेटिकल डीड, नहीं कि 50 में बिना बोझ। अब आप में से किसी ने भी यदि मान लीजिए 2013 में लोन का कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कराया है तो उस समय 2013 के ऊपर 0.1 स्टैंप ड्यूटी दी है। अब यदि उस डॉक्यूमेंट को लेके यदि हमारे वो डॉक्यूमेंट पहुंच जाता है हमारे गवर्नमेंट के पास में, तो कहेगा उस समय के हिसाब से तो 1% था। ठीक है, आप फिर इंडस्ट्री में चले जाओ या कुछ और सर्कुलर से उनमें चले जाओ, कुछ भी कर लो, लेकिन आपके पास तो आप तो बिना मतलब गुनाहगार हो, है ना। पहले आपने सही 5, 6, 57 के हिसाब से पे कर दी, अब आपको कह रहे हैं कि नहीं, अरे हम हमारे जो इसमें दिखते हिसाब से तो ये यहाँ फॉल करता है, तो आप तो अब आप एमनेस्टी में जाओ या यहाँ जाओ वहाँ जाओ, फिर यहाँ पे ये वाला बेनिफिट लो, वो वाला बेनिफिट, बट प्रॉब्लम नहीं। और ये तो अच्छी बात, अभी तो ये और अच्छा सवाल है कि भाई क्योंकि 37B में तो वाला है ही नहीं, मैंने जो एक नोटिफिकेशन अभी पहले बोला था कि 37B में तो है ही नहीं कि भाई आपकी जो पुरानी पेड ड्यूटी है उसको कम करके बाकी पे ली जाएगी। जो 2002 का सर्कुलर रेटिफिकेशन है वो तो 37B में फॉल ही नहीं कर रहा, तो इसका मतलब 37B के हिसाब से तो यदि आपका कोई डॉक्यूमेंट फॉल करता है तो आपको तो हर बार, इस बार 100, अगली बार 125, अगली बार 150, इन सब स्टैंप ड्यूटी देनी है। तो कोई तो सरकार के सामने पहुंचेगा ना, कहेगा ना कि भाई ये गलती हो रही है, इसको ठीक करना है। कहीं तो पहुंचेगी, इंडस्ट्रीज अलग अलग पहुंचेगी, साथ पहुंचेगी, जॉइंट रिप्रेजेंटेशन देगी, कैसे हमें कहीं ना कहीं तो पहुंचना पड़ेगा। अदरवाइज आज मेरा नंबर आ रहा है मैं पे कर दूंगा, कल इसका नंबर आएगा वो पे कर देगा, चलता चले जाएगा। जिसका किसी के भी जेब से, मान लो 3 दिन पहले किसी इंडस्ट्री ने 5 करोड़ रुपए भेज दिया, तो 5 करोड़ रुपए ना, अल्टीमेटली नुकसान तो इंडस्ट्री का हुआ ही ना। और किस लिए हुआ? कुछ गलत नहीं किया, जैसे उस समय भाषण था, बजट भाषण था या नोटिफिकेशन से उस समय उस हिसाब से पे कर दिए, अब उसके बाद डिमांड खड़ी हो गई। अब आप देखिए सर, पेज नंबर 30 देखेंगे, ये है 1/4/2015 का, मतलब जो वाला सर्कुलर मैं बोल रहा था वो 2002 का है, और ये है 1/4/2015 का। 13 साल बाद, 13 ईयर्स बाद उस सर्कुलर को रेफर करके आंसर क्या है इस सर्कुलर को? एक ऋण के संबंध में निष्पादित विभिन्न दस्तावेजों पर अलग अलग ड्यूटी ली जानी है अथवा एक दस्तावेज पर, जैसा कि आपके विभाग के पत्रांक F71021 जनवरी 3857 4292 दिनांक 1/3/2002 में उल्लेखानुसार एक दस्तावेज, एकदम वही सर्कुलर को रेफर करके क्वेश्चन पूछा गया है और आंसर क्या है? जिस सर्कुलर को भी एकदम 1 मिनट में 15 साल बाद से 16 साल बाद 17 साल बाद अधिकारी जो बोल रहे हैं कि हम इस सर्कुलर को नहीं मानते, तो 17 साल तक क्या सारे अधिकारी को कुछ ज्ञान नहीं था? कोई नॉलेज नहीं किसी को। कंसिस्टेंटली आंसर आ रहा है। उसके बाद 2015 के अंदर कोई सर्कुलर गलती से इशू हो गया तो उसको डिलीट पास किया जाता है, खत्म किया जाता है।
कहीं पर भी कभी बार बार फॉलो हो रहा है, तो सर्कुलर बेकार कैसे हो गया? और सर्कुलर के पीछे का पूरा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा कि सर्कुलर किस लिए इशू है। अरे सरकार की मंशा है एक लोन के ऊपर एक ही बार स्टैम्प ड्यूटी ले देगी, कोई मंशा नहीं है सरकार की कि अगर मैं 2 बार कर देगी ना, 0.1 की जगह 0.2 कर देगी, परेशान क्यों करेगी? 25 लाख की जगह 50 लाख कर देगी। सरकार की कोई मंशा नहीं 2 बार ले देगी, सिर्फ आप इन कागजों में जुड़ा ये कागजों में परेशान। इतना आसान है ना कि साहब ये क्यों परेशान करो, एक लोन को 1 बार ही लेना है, 0.1 की जगह 0.2 कर दो, बस सीधी सी बात, परेशानी की। ये इसको इम्पोर्टेंट है देखना कि 1/4/2015 का। अब एक आर्ग्यूमेंट आया सरकार की तरफ से कि ये तो अजमेर वालों ने लिखा है, हमारा कोई लेना देना नहीं, अजमेर वालों ने लिखा होगा अपने लेवल पे। तो देखिए साहब इसका बात चेंज करें आप, पेज नंबर 33 के ऊपर आंसर है, सेकंड नंबर पॉइंट नंबर 2 का आंसर है। और ये किसकी तरफ से? ये अजमेर की तरफ से नहीं, शासन की तरफ से, ये जयपुर में शासन की तरफ से, वित्त विभाग की तरफ से, यही आंसर। तो इसके अंदर थर्ड सेकंड के ऊपर आंसर दिया है कि राजस्थान स्टाम्प 98 की धारा 5 के अनुसार ऐसा है, और उसमें एक ही बार लगेगी, 2 बार लगेगी। क्योंकि इसमें क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा था, तो भाई करने कहते हैं कि भाई इसमें तो क्वेश्चन कुछ और होगा, हमें नहीं पता, तो हमने इसका आरटीआई में क्वेश्चन पूछा कि क्वेश्चन क्या है। तो पेज नंबर 35 पे पॉइंट नंबर 3 में इसका क्वेश्चन है, एक ऋण के संबंध में निष्पादित विभिन्न दस्तावेजों पर अलग अलग ड्यूटी ली जानी है अथवा एक ही बार लेनी पड़ेगी एक दस्तावेज पर। जैसा कि आपके विभाग के पत्रांक F710238574292 दिनांक 1/3/2002 में उल्लेखनीय एक दस्तावेज, वही सर्कुलर, वही रेफर है और वही आंसर की नहीं की बात। और किसने आंसर दिया था? इस बार आंसर दिया शासन सचिव, संयुक्त शासन सचिव मनीष माथुर। तो आप अजमेर को नहीं मानते, जयपुर को नहीं मानते, तो अचानक क्या होगा? एक ऑफिसर अचानक 2017 में नए आदमी की पोस्टिंग हो जाएगी, 18 में पोस्टिंग हो जाएगी, उसके बाद आप कहोगे कि नहीं हम तो ये नहीं मानते। अब आंसर पेज नंबर एक पास सर्कुलर इसमें मैंने लगाया है, पेज नंबर 37 के बाद 37 के बाद नेक्स्ट वाला जो है पास इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि इसके जो तीसरे पेज के अंदर जिस सर्कुलर को मैं रेफर कर रहा हूँ कि बार सर्कुलर को रेफर कर रहा हूँ, उसको इस सर्कुलर में लास्ट का पेज ये देखिए, उपरोक्त विषय के संबंध में अब तक जारी सभी दिशा निर्देशों विभागीय परिपत्र क्रमांक F1 ये जो मैं सर्कुलर है उसको अपास किया जाता है। तो ये तो बहुत बढ़िया बात होती है कि सरकार मानती थी कि भाई हमने तो सर्कुलर को पास कर दिया। ये कर एक खुशी की बात है कि सिर्फ 2 महीने बाद ही 3 महीने बाद ही इस पूरे सर्कुलर को ही सरकार ने खुद ने पास किया। तो कितने डिस्कशन के बाद उसका पास किया होगा, कितने डिस्कशन के बाद कि अपने गलती हो गई उसका पास कर, इस सर्कुलर को खुद पास कर दिया। किससे ने पास कर दिया? नेक्स्ट वाले सर्कुलर, ये है पेज नंबर 40 में, पेज नंबर 40 में है, पेज नंबर 40 में जिस सर्कुलर को मैंने अभी रेफर किया था, उपरोक्त विषय के संबंध में पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक इतना को पास कर नियमानुसार निर्देश दिए जाते हैं। तो जिस सर्कुलर में उस सर्कुलर को पास किया था उस खुद सर्कुलर को ही पास कर दिया और बाद में सर्कुलर दोबारा खुद कह दिया कि एक लोन पर एक ही बार दीजिए। 2017 अब बात आ रही है, बार ये बात आ रही है कि भाई बैंकर जो गारंटी लेटर और गारंटी एग्जीक्यूट करते हैं वो आर्टिकल 57 में कवर होगी, जो आज का आर्टिकल 50 है, आर्टिकल 57 में कवर होगी। इस 11/4/2018 के बाद के जितने भी परिपत्र निकले हैं इनमें से एक भी सर्कुलर में नहीं कहा गया कि लेटर ऑफ गारंटी आर्टिकल 57 में कवर हो। हर में दिया गया कि बैंक के द्वारा कौन से डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किए जाते हैं। आप पढ़े तो 11/4/2018 पेज नंबर 43 के पेज नंबर 40 बैंकों द्वारा निष्पादित दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी के संबंध में
ये सारे दस्तावेज जो बैंक एग्जीक्यूट करता है उसके बारे में, उसके बाद लास्ट तक चले गए आर्टिकल 53 लास्ट है इसका आर्टिकल 53। जब आप बैंक के बारे में ये इशू कर रहे हो कि बैंक कितने डॉक्यूमेंट इशू करता है उनकी स्टैम्प ड्यूटी ये हो, तो जितने डॉक्यूमेंट इशू करता है उसमें यदि आपको ये जो आपने पहली बार आपको चक्षु खुले हैं, ज्ञान चक्षु खुले हैं कि भाई 2020 में क्या सिक्योरिटी बॉन्ड के अंदर हमें लेटर ऑफ गारंटी को घुसाना है, पहली बार ये घुसा है, तो वो कहाँ गया? तो ये पहले भी होता। मैं बोल रहा हूँ कि 2002 से लेकर 2020 तक आपने कभी नहीं कहा कि लेटर ऑफ गारंटी जो है वो आर्टिकल 57 में जाएगा या आर्टिकल 50 में जाएगा, आपने कभी नहीं कहा। आपके जितने सर्टिफिकेट नोटिफिकेशन है, एक सिंगल सा नोटिफिकेशन 2020 से पहले का नहीं है, एक भी। अब कोई सा भी देख लीजिए, आगे बढ़ रही है इसके अंदर पेज नंबर 44 देख लीजिए, लास्ट पेज 44 ये खत्म हो जाता है आर्टिकल 53, कोई प्रॉब्लम नहीं। अशोक गहलोत साहब का बजट है जो पेज नंबर 49 पे आता है, पेज नंबर 49। आप देखिए कि भाई क्या ऐसे बजट दिए जाते हैं कि भाई लेटर ऑफ गारंटी के ऊपर तो आपको मतलब आश्चर्य की बात है, आप कहो कि भाई आप लोन लेने जाओगे 100 करोड़ का तो आपको तो 25 लाख देते हैं, लेकिन जो आपके गारंटर्स है ना उनको 1 करोड़ रुपए देते हैं। ऐसा होता है? ऐसा कोई होता है कि गारंटर 1 करोड़ देंगे और कंपनी 25 लाख देगी? सरकार का देखो ना, सरकार कैसे क्लियरिटी के साथ बजट दे रही है। पेज नंबर 49 पे ऋण दस्तावेज जिनमें संपत्ति का कब्जा नहीं दिया गया, स्टैम्प ड्यूटी को 0.15 से बढ़ाकर 0.25 करना है। तो बस इसमें कोई आर्टिकल से थोड़ी चल रही है, ये तो उसमें चल रही है कि भाई यदि सरकार ने ये बात बोल दिया कि 0.15 से लेके 0.25 करना और मैक्सिमम 25 लाख कर दो, तो जो भी जितने भी आर्टिकल इससे कंसर्निंग है सारे के सारे कंसर्निंग पे आपको 25 लाख रुपए करने हैं। आपसे कोई छूट गया और आप हमें परेशान कर, जैसे गहलोत साहब ने कह दिया कि आज से मैं सारे लोगों के ऊपर जितने भी है 25 लाख रुपए करता हूँ, तो 25 लाख रुपए रहेगा ना। आप किसी कोई आर्टिकल छूट गया तो आप कह रहे हो कि भाई मैं तो इसके आपका इसमें नहीं लिखा हुआ तो हम तो इसमें देंगे। या इसके बाद 26/11/19 का देख लें, पेज नंबर 50 और 51 दोनों के जो कहीं पर भी आर्टिकल 57 में लेटर ऑफ गारंटी को कवर नहीं किया गया, कभी भी नहीं कहा कि लेटर ऑफ गारंटी यहाँ आएगा। हमेशा से ही आर्टिकल 5 में था, हमेशा से कभी आर्टिकल 57 में नहीं था, किसी भी हालत में नहीं था, कभी आपने नहीं कहा गया। बस सिर्फ और सिर्फ आपकी एक जिद्दी ने 2020 में सर्कुलर के थ्रू ये कह दिया कि जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो आर्टिकल 37B में कवर होगी। आर्टिकल 37B में मूवेबल हो सकती है टेक्निकली या सब कुछ, लेकिन आपने 37B में कभी मानते हुए स्टैम्प ड्यूटी लगाई क्या, वो इम्पोर्टेंट। आप कहीं कह सकते हो कि चूंकि उसमें मॉर्गेज डीड वर्ड लिखा हुआ है, मॉर्गेज तो स्टैम्प ऐड के अंदर दोनों होते हैं, चल भी होता है अचल भी होता है, तो हमने तो ये मान लिया, तो भाई आगे भी होता है 57B। और आपने क्या माना वो उसको चलना पड़ेगा ना, अदरवाइज बैक में प्रॉब्लम आ जाएगी, आगे की स्टैम्प ड्यूटी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन 2015 से पहले आपने मान लिया तो 2014 में जिसका डॉक्यूमेंट है फंसा हुआ है, आप उसको पकड़ा दो, उसको अगर नोटिस पकड़ा दो, वो क्या करेगा? इसके बाद 2000 थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दें, जब इन्होंने आर्टिकल 37B के अंदर स्टैम्प ड्यूटी लगाई 1%, तो जो डॉक्यूमेंट इनके पास 2014 के थे तो उन्होंने कहा हम तो आपसे उस समय भी गलती से उनको पढ़ने भी नहीं देते, आगे तो 2% लेंगे। तो भाई उस समय तो कहा क्या हो गया भाई, आपका 0.1 था 2% क्यों लोगे? तो किसी तरह बहुत पीछे लगते हुए सीएम साहब को इन्वॉल्व उसके जाकर 2 का वो क्लैरिफिकेशन की छूट 1 होगा, तो 1 भी क्यों देंगे? 1 जब 0.1 थी तो 1 भी, तो एंड ऑफ द डे एमनेस्टी स्कीम निकाली और जो हमारे बहुत सारे इंडस्ट्रिस्ट हैं उन सब ने एमनेस्टी के अंदर 25 लाख रुपए पर डॉक्यूमेंट पे करके इस तरीके से रूल्स निकले, बिना मतलब आपने मिले और आप एमनेस्टी में शामिल। तो ये उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, पेज 54 से लेके आगे तक जितने भी डॉक्यूमेंट है, ये 59 तक ये सारे वही डॉक्यूमेंट है कि कैसे एमनेस्टी स्कीम आई और अंतिम पे किया, पे करके किसी को देख एमनेस्टी में 25 लाख भी पे करने पड़ते हैं, तो 25 लाख रुपए होते हैं, वो आपकी गलती की वजह से उसको पे करना पड़ रहा है। उसने कोई गलती नहीं करी, 37B में वो कभी फॉल नहीं करता, कुछ नहीं करता, तब भी आपने से 25 लाख रुपए एमनेस्टी में लिए तो आपने पे करवाए। सरकारें
लोगों की मदद करने के लिए होती है, उनको परेशान करने के लिए नहीं होती। इसके बाद आप ये परिपत्र देखिए इंटरेस्टिंग, जिससे पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ कि भाई जो मूवेबल पेज नंबर 61 के ऊपर, पेज नंबर 61 के ऊपर 2 चीजें इंट्रोड्यूस करी कि हाइपोथिकेशन डीड का जो सर्कुलर 1955 का जो सर्कुलर था वो हमने 1994 के नोटिफिकेशन से हमने खत्म कर दिया, आपने खत्म कर दिया, ऑफिस में बैठ कर 94 में जो सर्कुलर निकला था उसको 94 के सर्कुलर से नोटिफिकेशन से खत्म करना था ना। आप आज इंटरप्रेट करके कि भाई वो अच्छा ये तो 1900 अदरवाइज हाइपोथिकेशन ही एग्जाम हो जाएगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं जो 1994 का जो नोटिफिकेशन निकला था उसने 1955 के सर्कुलर को नोटिफिकेशन को खत्म कर दिया। आपकी जिद्दी आप करोगे। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या किया, सेकंड नंबर पे उन्होंने कहा कि जो हाइपोथिकेशन डीड है वो यहाँ पर शामिल होती है करके। तो जितने भी 2015 से पहले डॉक्यूमेंट एक्टिवेट हुए इसके हिसाब से 1% की लाइबिलिटी क्रिएट हो गई सारे लोगों की, क्योंकि हाइपोथिकेशन तो हर लोग जब जिस तरह के लोग मैं बोल रहा हूँ सबके हाइपोथिकेशन बनता है, तो सब पे 1% हो गई। तो जिसने भी 0.1% दिया हुआ है वो सबके सब 1% के लिए लाइबल हो गए। ठीक है, नंबर आप हो सकता है पहुंचे नहीं हो, सरकार का हाथ अभी तक सब पे नहीं पहुंचे, लेकिन लाइबिलिटी हो तो फिर सरकार को फिर दोबारा से सारी माथा बड़ी करके क्या नहीं आपको यहाँ मैक्सिमम वाले 15 लाख पे कर दो, आप ऐसे कर दो, वैसे कर दो, ऐसे करके कर दो। लेकिन किया क्या, पहले तो गलती क्या है, गलती ये की थी आपने, इसलिए आपको देना है। अरे यार क्यों इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सिर्फ मैं थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम ले लिया आपका, तो ये आपके पास चूंकि पूरा मटेरियल है और इस मटेरियल को आप समझ सकते हैं बंदी जी क्या है इसके अंदर करके। लेकिन तो सबसे ज्यादा मैं इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ कि आपके पूरे व्यवहार से निकल के आता है कि आर्टिकल 5 लेटर ऑफ गारंटी जो है वो आर्टिकल 5 में कवर होती है। अब मेरी इस बात को कहने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आप आगे के पेजेस देखते चले जाए। पेज नंबर 66 में इंडियन स्टैट एक्ट क्या कहता है, मैं आपको चलो गलती हो गई, इंडियन स्टैट एक्ट कहता है कि आर्टिकल लेटर ऑफ गारंटी आर्टिकल 5 में कवर होता है। तो आपने मतलब खाली आप नहीं खाली मतलब आप ही नहीं मान रहे, इंडियन स्टैट एक्ट कहता है कि आर्टिकल 5 में कवर होता है। और आप हमको लेफ्ट साइड से 99.99% इंडियन स्टैट का से चलते हैं, राइट साइड की ड्यूटी आप रखते हैं, राइट साइड में ड्यूटी चेंज करते। तो जब आर्टिकल 5 में कवर होती है तो ये जो गलती आपसे हो रही है उसको आप अंदर से खेचे चले जाए। अब आप देखें इसके बाद इंडियन स्टैट एक्ट के बाद अब अगले पेजेस देखते जाए। इसमें सारे जो इंडिया के अंदर एक्ट है जितने भी इंडिया में दूसरे स्टेट्स है, जितने भी दूसरे स्टेट है, चाहे आगे के स्टेट रहते हैं, हिमाचल प्रदेश, इसके बाद हिमाचल प्रदेश है, नेक्स्ट आप अरुणाचल प्रदेश है, फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर उसके बाद कर्नाटक है, फिर उसके बाद दिल्ली है, इसके बाद बॉम्बे है, गुजरात है, फिर उसके बाद ये पूरा चार्ट है बाकी स्टेट्स का जिसके अंदर पूरा चार्ट आता है। ठीक है, तो ये सारे स्टेट इंडियन स्टेट में गलत है, सारे स्टेट गलत है और आपसे तो छूटा हुआ है, आपने तो कहीं डिफाइन भी नहीं किया कि लेटर ऑफ गारंटी यहाँ आएगा क्यों आएगा। आपका तो खाली इंटरप्रिटेशन है एक ऑफिसर का, एक जने का, उसके अलावा कुछ नहीं है। आपके पास कोई रिटर्न में नहीं है कि आर्टिकल 57 में लेटर ऑफ गारंटी कवर होता है, सब कुछ नहीं। आपका तो खाली मान लेता है उसकी कि मैंने यहाँ से इसको मान लिया, बाकी तो सब स्पेसिफाइड है, सब कुछ कर रखा है उन्होंने कि सारे स्टेट से कि ये यहाँ पर। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट है इसके बाद नेक्स्ट जो है, अभी यहाँ पे आरटीआई लगाई गई कि भाई आप लेटर ऑफ गारंटी कहाँ आता है, अजमेर में आरटीआई लगाई गई, लेटर ऑफ गारंटी कहाँ आता है, किधर जाता है, इनका आंसर है। इसके बावजूद भी सारी इंडस्ट्री इतनी परेशान है, इसके बावजूद इनका खुद का आंसर है पर्सनल गारंटी के संबंध में राजस्थान स्टाम्प ड्यूटी अधिनियम 1998 में कोई प्रावधान नहीं, ये लेटेस्ट जवाब लेटेस्ट। इसके बाद राजस्थान स्टाम्प ड्यूटी में पर्सनल गारंटी के संबंध में कोई आर्टिकल नहीं। वो जो कह रहे हैं आर्टिकल गारंटी जो है 57 में कवर होती है या 50 में कवर होती है, इसलिए आंसर है सरकार का खुद का। तो इतने सारे सबूत, इतने सारे एविडेंस, इतने सारे आर्गुमेंट के बावजूद भी नहीं सरकार सुनेगी, तो क्या तरीका है? हमने सोचा
एक ही तरीका है कि जैसे हमने पहले सेमिनार की, सारे बैंकर्स को, इंडस्ट्रीज को हम रिक्वेस्ट करें आए, एक जॉइंट रिप्रेजेंटेशन बनाए और उनको सरकार को भेजें। क्योंकि मेरे पास ये तो है नहीं कि मैं जबरदस्ती, मैं तो सरकार लोगों के पास ही पहुँचूंगा, अधिकारियों के पास ही पहुँचूंगा, और अधिकारी नहीं सुनेंगे तो कहाँ जाए। तो जॉइंट रिप्रेजेंटेशन भेजे इन लोगों के पास और उन सरकार को निवेदन करें कि भाई इससे इंडस्ट्रीज को परेशानी होती, तकलीफ होती, परेशानी। वो मैंने मैक्सिमम चीज़ें कवर की, लेकिन चूंकि जॉइंट रिप्रेजेंटेशन में साइन करने से पहले आप लोगों को कोई भी प्रश्न हो, किसी भी प्रकार की आप कुछ कहना चाहते हो, करना चाहते हो तो स्वागत है। जितने मेरे को इस खाली आर्टिकल 5, 6, 37B और 57 के बारे में आपका कोई भी हो तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ, और जिससे कि हम जॉइंट रिप्रेजेंटेशन साइन कर सके, भेज सके सरकार। इंटरेक्टिव सेशन के लिए ऋषभ जी, प्रशांत जी, सब कोई भी किसी का प्रश्न हो तो जवाब दें। Article 57, I would like to add one thing. RBI ने notification निकाला है। यहाँ बुलाओ, यहाँ माइक से बोलो सर, प्लीज। यहाँ बुलाओ, बात करो। या आइए प्लीज, या प्लीज। Notification wherein it has directed the bankers to ensure that no consideration is charged on the personal guarantee given by the borrower. If they, then how there can be levy of stamp duty? RBI की गाइडलाइन से ज्यादा थोड़ी आप पॉलिसी पे ले सकते हो, लेकिन मैं इस समझ में लिमिट उस पर जा ही नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, मैं तो कह रहा हूँ आप सरकार खुद क्या कहती है उसको फॉलो, उसके आगे की बात। मैं इसको कोर्ट्स के लेवल पे ले जाने की बात। प्लीज कोई और चीज होगी, कुछ कहना चाहता है? Myself Satish Singhal. I am retired DGM law from erstwhile State Bank of Bikaner, Jaipur. Now practicing in the High Court also. तो ये इशू दोबारा से मेरा कुछ फोन पे बात हुई थी, तो मुझे भी लगा कि चूँकि जो आपने नोटिफिकेशन सर्कुलर रेफर किया 2002 का, उस समय मैं भी आई वाज हेडिंग का डिपार्टमेंट, तो हम लोगों ने भी कुछ थोड़ा कंट्रीब्यूट किया था उसमें। आपने भी किया ही था, हम लोगों ने भी किया था, तो मुझे उसका बैकग्राउंड भी मालूम है। और उस लाइट में मैंने चूँकि अभी भी मैं प्रैक्टिस में भी हूँ, तो थोड़ा थोड़ा अपडेट जो है मैं करता रहता हूँ। मेरे कुछ लीगल इश्यूज हैं। पहली बात तो ये कि जितने भी फिस्कल इंस्टीट्यूट्स हैं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट लूंगा बस। जितने भी फिस्कल इंस्टीट्यूट्स हैं, लाइक टैक्सेशन, चाहे वो GST हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो स्टैम्प ड्यूटी हो, इनका जो इंटरप्रिटेशन जो सेंट्रल लॉ है, पोजिशन डिफरेंट कोर्ट के डिसीजन से, वो ये है कि इनका इंटरप्रिटेशन जैसे क्रिमिनल केस का होता है उस तरीके से होगा। कहने का मतलब, अगर क्रिमिनल केस में प्रोसिक्यूशन को अपना पूरा केस जो है एस्टेब्लिश करना पड़ता है बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स, तो कन्विक्शन हो जाएगा अगर प्रूव हो जाता है, नहीं होता तो एक्विटल हो जाएगा। और कभी कभी मार्जिनल पोजीशन होती है तो उस सिचुएशन में बेनिफिट ऑफ डाउट देकर के उसको एक्विट कर दिया जाता है। तो इसी तरीके से जिस तरह से स्टेट को ये पावर है कि वो रेट ऑफ टैक्स जिस तरह से चाहे उस तरह से इम्पोज कर दे, उनको वो पावर है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन एट द सेम टाइम सब्जेक्ट को, यानी जो दोज हु आर लायबल टू पे, उनको भी ये पावर है कि वो जिस तरह से भी चाहे अपने आप को उस लायबिलिटीज को रिड्यूस कर ले, कम कर ले या खत्म कर ले। ये बात मैंने एक जनरल वैसे ही कही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आगे जो मैं अपनी बात रखूंगा कि ये जो सर्कुलर और ये जो सिचुएशन
सिचुएशन अराइज हुई है, मेरी राय में ये गलत है। उसके लिए मेरा कुछ लीगल, थोड़ी सी मैंने इसको लीगल जमा पहनाने की कोशिश की है। तो इसमें पहली बात तो ये कि जो मेन इशू जो मैं समझ पा रहा आपके लॉयर जी के प्रेजेंटेशन से, वो शायद गारंटी एग्रीमेंट में ज्यादा इशू आ रहा है कि गारंटी एग्रीमेंट को अलग से वो एडोडरम ड्यूटी है उसको अलग से ड्यूटी मान के, और वो डबल ड्यूटी एडवेलरम जो है एडोडरम अकॉर्डिंग टू वैल्यूएशन परसेंटेज वाइज जो काफी हैवी हो जाती है, तो उस तरह से वो करना चाहते हैं तो वो डबल हो जाएगा। तो मेरे विचार से जो बैंक के जो केसेस हैं जो एक तरह से वो सिंगल ट्रांजैक्शन होते हैं, उनमें ये नहीं हो सकता। उसका मैं कारण बताऊंगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा क्यों नहीं हो सकता। उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअली गारंटी को किस तरीके से लॉ में लिया गया है। एक सेक्शन 123 है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ये जो है द लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी गारंटर इज जॉइंट, सेवरल एंड को एक्सटेंसिव। तो लायबिलिटी जो है गारंटर की भी को एक्सटेंसिव भी है, ज्वाइंट भी है। तो एक तो ये पॉइंट है। दूसरा ये है कि 2002 में जब सरफेसी एक्ट आया तो उसने भी जो बोरोवर का जो डेफिनेशन दिया, सेक्शन 21F है सिक्योरिटाइजेशन एक्ट का, जिसमें उन्होंने लिखा है कि बोरोवर इज डिफाइंड विच इंक्लूड्स ए पर्सन हु हैज गिवन एनी गारंटी। यानी गारंटर को भी उसी फुटिंग पर रख दिया जिस फुटिंग पे की बोरोवर है, पैरेलल। सो फार सिक्योरिटाइजेशन एक्ट कंसर्न। एक दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि बैंकिंग जो लॉ है, इसको हम बैंकिंग लॉ तो कहते ही है, साथ में इसका अगर हम और इसको एनालिसिस करें तो दिस इज बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस। सारा स्टेचुटरी लॉ है, देयर आर मेनी थिंग्स जो प्रैक्टिस से भी चलती हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, हाइपोथिकेशन जब हम छोटे थे, छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, जगह जगह में देखते थे बोर्ड लगे हुए, हाइपोथिकेटेड टू फला फला बैंक, ये सब। तो इसका जब हम लॉ में आए तो मैंने कई बार सर्च किया कि हाइपोथिकेशन वेयर इट इज डिफाइंड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या किसी और एक्ट में। इवन जब मैं प्रोफेशन में आया, फिर मैं यहाँ बैंक में भी आया, लॉ ऑफिसर बना, प्रमोट हुआ, सब हुआ, तो भी मैंने तलाश करी कि कहाँ देखूँ मैं इसकी डेफिनेशन। लेकिन ये हाइपोथिकेशन की डेफिनेशन फर्स्ट टाइम 2002 में सिक्योरिटाइजेशन एक्ट के तहत आई। तो हाइपोथिकेशन, ये मॉर्गेज, प्लेज, एक्चुअली ये कोरिलेटेड टर्म्स हैं सारे। श्योरिटी, चूंकि इन सबका उद्देश्य एक ही है, टू सिक्योर द रीपेमेंट ऑफ लोन। एक ही ऑब्जेक्ट है और जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी है। ये इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, इसमें जो है बातें कर रहे हैं। अब मैं आपका ध्यान जो है सेक्शन 5, सेक्शन 6 और सेक्शन 7, आपने द्वारा ने सेक्शन 7 का जिक्र नहीं किया, मैं इसको एम्फेसाइज करना चाहूंगा। सेक्शन 5 में जो वर्ड्स यूज किए हैं, जरा मैडम करना सेक्शन 5 आप थोड़ी कर सकते हैं। सेक्शन 6 और 7 किया सेक्शन 5 में जो उन्होंने एम्फेसाइज किया है वो किया है कि डॉक्यूमेंट्स which are required for completion of transaction, और उस स्थिति में उन्होंने कहा कि एक पर्टिकुलर जो मेन एग्रीमेंट इसको मानते हैं उस पे स्टैंप लगेगा एडवोकेट, और बाकी पे 200 रुपए का स्टैंप लगेगा। ये सेक्शन 5 में कहा। सेक्शन 6 में उन्होंने ये कहा कि सेक्शन डिफरेंट मैटर्स,
डिस्टिंक्ट मैटर अगर है तब वो एग्रीगेट वैल्यू लगेगी, तब वो बात आ जाएगी जो स्टाम्प अथॉरिटीज कह रही है, तब सभी का जितने भी उसमें फॉलो करेंगे। अगर मैटर डिफरेंट है, कंडीशन एक ही है कि मैटर अलग अलग होना चाहिए, तो उस स्थिति में एग्रीगेट वैल्यू जो है, यानी जितना भी उसमें, जैसा आपने वाडिया साहब ने भी एक्सप्लेन भी किया था कि स्टाम्प एक्ट में 3 कॉलम बने हुए हैं, सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट और नंबर 3 पे कितना स्टाम्प लगना है। तो इन तीनों में जो डिस्क्रिप्शन है तो सेक्शन 5 में है कि जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द, तो तब उस स्थिति में एक ही मेन डॉक्यूमेंट रहेगा। सेक्शन 6 में अगर मैटर्स डिफरेंट हैं तो हर एक पे स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी अलग से एग्रीगेट। और सेक्शन 7 ने फिर इसको 5 को एलाबोरेट किया, क्योंकि जो सर्कुलर इन्होंने 2002 में जो निकाला है उसमें तो उन्होंने गारंटी एग्रीमेंट और वो सब लिखा है, जैसा वाडिया साहब ने बताया भी अभी अपने डेलिब्रेशंस में, लेकिन बाद में ये हटा दिया गया। तो लेकिन सेक्शन 7 को अगर हम पढ़ें, उसने बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया इस चीज को। मैं जरा सा आपके सामने रखूंगा। तो मैं ये मतलब पहले मैं बता दूं, ये 3 चीजें हैं सेक्शन 5 में, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ द ट्रांजैक्शन। सेक्शन 6 में व्हेन द मैटर्स आर डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट, तब वो डिफरेंट डॉक्यूमेंट के जो वैल्यू का लगेगा वो एग्रीगेट अमाउंट लगेगा। और जहां सेवरल डॉक्यूमेंट्स यूज होते हैं एक्सेप्ट दोज डॉक्यूमेंट व्हिच आर कवर्ड अंडर सेक्शन 6, यानी डिफरेंट मैटर्स पे अगर है तो तब तो वो अलग अलग लगेगा। अदरवाइज 7 में ये कहता है कि सेक्शन 6 में जो डॉक्यूमेंट कवर होते हैं उनको छोड़ के अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है तो फिर एक ही डॉक्यूमेंट पे स्टैम्प लगेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरी राय। मैं सेक्शन 7 आपके सामने रख रहा हूं। सेक्शन 7 पढ़ रहा हूं, छोटा सा, 3-4 मिनट। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन, सब्जेक्ट कर दिया सेक्शन 6, जिसमें कि मैंने बताया कि अलग अलग वैल्यू का अलग अलग स्टैम्प लगेगा, उसको छोड़ करके। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन, एनी इंस्ट्रूमेंट सो फ्रेम्ड एज टू कम विद इन 2 और मोर डिस्क्रिप्शन। जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन बताया, शेड्यूल में डिस्क्रिप्शन है डॉक्यूमेंट का, सीरियल नंबर है, इसमें डिस्क्रिप्शन है, ये सेल डीड है, ये मॉर्गेज डीड है, ये गारंटी है, फिर उसके आगे वैल्यू लिखा हुआ है, तो वो डिस्क्रिप्शन। तो उस डिस्क्रिप्शन में अगर एक से ज्यादा डिस्क्रिप्शन में डॉक्यूमेंट आ रहा है, तब उस सिचुएशन में क्या होगा? shall where the duties chargeable thereunder are different be chargeable only with the highest of such duty. Simple. ऐसी स्थिति में अगर सेक्शन 6 एप्लीकेबल नहीं है तो सेक्शन 7 में चाहे जितने भी डॉक्यूमेंट हो जो शेड्यूल में दिए हुए हैं, उनमें वो एक ही स्टाम्प एडवर्टाइजमेंट लगेगा, बाकी पे वो 200 का लगेगा। ऐसा इसका निकलता है। जहां तक सर्कुलर्स की बात है, मैं एक बात और लीगली, मैं तो मोस्टली लीगली बात करूंगा कि ये जो है मेन जो एक्ट है प्रोविजंस, वो एक्ट और इसके तहत जो रूल्स बनते हैं, ये नोटिफिकेशन या सर्कुलर तो डिपार्टमेंट का इंटरनल है एक तरह से, ये दे कैन नॉट ट्रेवल बियॉन्ड द प्रोविजन ऑफ द लॉ, दैट इज द एक्ट। तो एक्ट के फ्रेमवर्क के अंदर ही वो सर्कुलर जारी कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई सर्कुलर है कि जो एक्ट को हिट करता हो, तो ऐसे सर्कुलर की लॉ में कोई वैल्यू नहीं। अगर उसको चैलेंज किया जाए तो 1 मिनट में
स्क्वाश हो जाए। अब मैंने कुछ केस लॉ बेस पे सर्च करके और कुछ इलस्ट्रेशन ली है कि किन केसेस में एग्रीगेट वैल्यू का स्टैम्प लगेगा और किन केसेस में एक ही स्टैम्प लगेगा। उससे भी क्लियर होगा। मैं दोनों तरह की एग्जांपल बताऊंगा, उससे समझ आ जाएगा। और ये एग्जांपल मैंने कोई अपने दिमाग से नहीं बनाई, ये डिसाइडेड केसेस पे बेस्ड है। तो इससे पहले एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मैं रेफर करना चाहता हूँ, जिसमें उन्होंने कहा टेस्ट के कहाँ मानेंगे कि एक मेजर डॉक्यूमेंट है। ये 1956 सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। उन्होंने कहा डॉक्यूमेंट विच एम्बोडाइज डिफरेंट कोविनेंट्स रिलेटिंग टू सेम ट्रांजैक्शन डिस्टिंक्ट मैटर अंडर सेक्शन 6 मींस विच आर सेपरेट ट्रांजैक्शन। यहां बैंक के केस में क्या है, लोन एक ही है, बाय एनी इमेजिनेशन इसको जो है डिफरेंट ट्रांजैक्शन नहीं माना जा सकता। तो अगर सेम ट्रांजैक्शन है तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इज सेपरेट अंडर सेक्शन 6 मींस विच आर सेपरेट ट्रांजैक्शन एन इंस्ट्रूमेंट इंस्टेंट फॉर इट्स लीडिंग एंड प्राइमरी ऑब्जेक्ट कवर्स एवरीथिंग ancillary to that object and it is not to be charged with only further duty by reasons of inclusion of provisions which are merely ancillary to the leading object. Separate duty is payable when provision is not merely ancillary to the main object but it's separate and distinct transaction. तो जहां distinct transaction होगा वहीं पे वो aggregate value का स्टैम्प लगेगा। अब मैं आपको एक तो एग्जांपल ऐसी बताऊं जहां एग्रीगेट का वैल्यू भी लगेगा। एक डायरेक्ट एग्जांपल है इसमें, गारंटी एग्रीमेंट के ऊपर एक डिसीजन है जिसमें कि 3 पार्टी के बीच में एग्रीमेंट हुआ, एक मॉर्गेजर है, एक श्योरिटी है और एक बैंकर है। ये 1928 लाहौर का डिसीजन है। इसमें the subject matter of the agreement was only one, that is repayment of the amount of the advance, and mere fact that the contract embodied one that the mortgage and other by surety. Had section 6 does not apply. Section 6 का मतलब वो aggregate value नहीं apply करेगी, which embodies different covenants relating to the same transaction. The test is not whether instrument embodies distinct content, but whether comprises distinct matter. Distinct matter है तो बात अलग है। तो ऐसी सिचुएशन में भी वो जबकि श्योर, ये डायरेक्ट एग्जांपल है जो हमारी गारंटी की जो प्रॉब्लम आ रही है उसको ये डायरेक्ट डिसीजन है कि ऐसी अवस्था में भी वो अलग से नहीं मान सकते और एक ही डॉक्यूमेंट पे स्टैम्प लेना पड़ेगा। अब मैं 2 एग्जांपल वो बताता हूं जिसमें स्टैम्प ड्यूटी डबल देना पड़ेगा। जहां एजेंट को वेरियस पर्संस ऑथराइजेज फॉर जॉइंट प्रॉपर्टी सेपरेट एज वेल एज जॉइंट प्रॉपर्टी। जॉइंट कुछ लोगों की जॉइंट प्रॉपर्टी भी है और सेल्फ प्रॉपर्टी भी है, और उन्होंने किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी ऑथराइज कर दिया। तो उस सिचुएशन में उन्होंने कहा कि क्योंकि जॉइंट इंटरेस्ट नहीं है, सारे सेपरेट भी है और जॉइंट भी है, तो ऐसे में दोनों स्टैम्प लगेंगे। एक है जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी सेल्फ के लिए है और वो ट्रस्टी भी है, ट्रस्टी आल्सो, तो वो डिफरेंट कैपेसिटी होगी ट्रस्टी की। तो उस सिचुएशन में भी अलग अलग स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। एक है जैसे माइनिंग है, माइनिंग लीज दे रहे हैं, आप उसमें दे एक ही आदमी को रहे हैं लेकिन डिफरेंट लोग दे रहे हैं और उनकी लीज अलग अलग है, तो उस सिचुएशन में भी अलग अलग स्टैम्प ड्यूटी देनी होगी। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि जो लीगल प्रोविजंस हैं वो बड़े क्लियर हैं। सेक्शन 5, 6 और 7 हमें हार्मनी में और एक साथ तीनों को पढ़ना पड़ेगा। तो कोई भी प्रोविजन, वैसे तो सर्कुलर जो है
वो उदयपुर से थैंक यू। नीलम भाई Related to the topic, we value your participation and we are looking forward to hearing from you. Let me introduce. I am Alok Singhal. I am heading SLBC State Level Bankers Committee here. देखिए SLBC का जो मेन रोल है हमारा वो कोऑर्डिनेशन का है बिटवीन बैंकर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, RBI, नाबार्ड। और ये जो इशू है ये मैं समझता हूँ एक ऐसा इशू है जिसमें हमारी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। और ये इशू स्टेट इकोनॉमी के डेवलपमेंट से रिलेटेड है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बन जाती है। दैट्स व्हाई वी आर हियर। तिवाड़ी जी ने बहुत माइक्रो एनालिसिस किया है इस चीज़ का, तो निश्चित रूप से आई ओपनर तो है। और ये जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जितने भी व्यापार कर रहे हैं और जो बैंक से लोन लेते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है आने वाले टाइम में। और SLBC के जो मेंबर्स होते हैं उसमें जो मीटिंग्स होती हैं हमारे, चाहे सब कमेटी मीटिंग्स हो चाहे मेन कमेटी की मीटिंग्स हैं, उसमें हमारे को इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो इंडस्ट्रीज एसोसिएशन हैं अगर उनके कोई इशूज हैं उनको भी हम जिससे रिलेटेड इशू है उस प्लेटफॉर्म तक पहुँचाएँ। हमारे पास जब ये बाबत सूचना आई थी तो हमने कहा कि हमें भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और समझना चाहिए, क्योंकि जो बेसिक पर्पज़ है हमारा स्टेट इकोनॉमी के डेवलपमेंट में सभी का योगदान किस तरीके से हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये ध्यान रखना सभी की जिम्मेदारी है। तो मैं चूँकि स्टेट गवर्नमेंट IRS डिपार्टमेंट से मैडम भी आई हैं, तो मैं कहूँगा कि मैडम से इस इशू को मेरे ख्याल से इस लेवल तक आना ही नहीं चाहिए था, पहले प्राइमरली सेटल होना चाहिए था। फिर भी एग्जामिन करें हम इन चीज़ों को और जो भी बेस्ट हो सकता है सोल्यूशन वो निकालें। साथ ही इससे आगे मैं एक कदम और जाना चाहूँगा। हम स्टडी कर रहे थे नियर बाई स्टेट्स की, उसको भी हम कंसीडर करें इन चीज़ों को। नियर बाई स्टेट्स में क्या चल रहा है और नियर बाई स्टेट्स में स्टैम्प ड्यूटी क्या है, तो निश्चित रूप से ये ज़्यादा हितकारी होगा, सभी के लिए अच्छा होगा। और उससे भी बड़ी बात सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, जो एक कॉमन मैन के समझ में आ जाए। एक बात और कहना चाहूँगा, कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होने से इस तरह के इशू क्रिएट होते हैं, तो फ्यूचर में ये चीज़ें नहीं हैं, इसलिए बेटर है कि हम टाइम में इसका रिजोल्यूशन निकाल लेंगे तो बेटर होगा। थैंक यू। और उसके करता धरता लवाड़िया जी के सभा में उपस्थित भाई और बहनों और सरकार के नुमाइंदगी करते हुए अधिकारी भी ये विराजमान है। पोर्टी के सड़क सेक्शन सुल्तान जी उपस्थित हैं, राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सदस्य भी उपस्थित हैं, बैंकर्स के प्रतिनिधि भी उपस्थित हैं। अब ये पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से लोहारिया जी ने पूरी वस्तु स्थिति से अवगत कराया है। आपको बहुत बहुत साधुवाद। ये लोकतांत्रिक सरकार है और सरकार की बड़ी जिम्मेदारियां हैं। सरकार को अपने राज्य का विकास भी देखना होता है, राजस्व भी इकट्ठा करना पड़ता है और जो विकास के कार्य उस पर खर्च भी करना पड़ता है। किस समय में किस मुख्यमंत्री के समय में वित्त मंत्री रहे, उनका एक नजरिया हो सकता है। वो अपने उस नजरिए के हिसाब से बजट में उल्लेख करते हैं कि इस साल में राज्य का राजस्व और व्यय क्या होगा। यह निरंतर प्रक्रिया है और इसी प्रक्रिया में हमारे मुख्यमंत्री महोदय को राज्य के विकास के लिए धन की आवश्यकता है, क्योंकि उद्योग लगाने के लिए उन्होंने रिप्स के माध्यम से बहुत से उद्योगों को भी छूट भी दी है।
तो उसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद। राज्य के करारोपण की नीति बजट के पहले क्या हो, बजट में उसका समावेश उचित सलाह के हिसाब से कौन सी सलाह को मानते हुए बजट में उसका उल्लेख किया जाए, इसके लिए टैक्स एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग करते हैं। और जब मुख्य रूप से जो मुख्य सचिव वित्त होते हैं वो बड़े ध्यानपूर्वक उसको सुनते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि पिछले साल के बजट में कुछ कहा गया हो, कुछ छूट दी गई हो, तो कल वाले आने वाले बजट में वो छूट कायम रहे या वो छूट रद्द कर दी जाए, या जो कि कर प्रणाली थी या कर की जो दर थी उस दर को वही स्थायी रखा जाए या उस दर में बढ़ोतरी की जाए। ये राज्य की आवश्यकता के अनुसार होता। इसके उपरांत भी अभी 13 लाख करोड़ रुपए के आसपास इन्वेस्ट राजस्थान के अंदर करार MOUs हुए हैं। मैं समझता हूँ राज्य सरकार को उनको धरातल पे उतारने के लिए जो कर प्रणाली है उसमें सरलीकरण होना बड़ा आवश्यक है। और ऐसा कोई कर जो लगता है कि अभी किसी को छुआ है किसी को कल छुएगा, आने वाले निवेशकों को भी वो एक दिक्कत वाला अनुभव होगा, तो ऐसे सदस्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार की नीति है 1 करोड़ तक के लोन की बगैर गारंटी की कोलैटरल सिक्योरिटी के लिए जाए तो शायद पर्सनल गारंटी का MSME सेक्टर का उस हद तक तो एक रिलीफ है। लेकिन अब प्रश्न आता 13 लाख करोड़ रुपए के जो MOUs हुए हैं वो अधिकतर कोई MSME के MOUs नहीं हुए हैं, बल्कि किसी का 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने का है, किसी का 500 करोड़ का है, किसी का 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। यहाँ तक अडानी साहब का तो 50,000 करोड़ का है, टाटा का है, अनिल अग्रवाल जी का करीब 70,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने का है। तो ऐसी परिस्थिति में मेरे ख्याल से समय अनुकूल होगा कि मैडम आप इस बात को पहुंचाएं। ये भ्रांतियां जो भी हैं, ये मैं मानता हूं कि जरूरी नहीं पिछले साल के बजट में कुछ अगर छूट है या किसी जमाने में पर्सनल गारंटी हाइपोथेकेशन एक्ट में नहीं था, ये कंकरेंट है। सेंटर के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट का कंकरेंट अधिकार है इसका, और उसकी गलत मदद करना ये सरकार का एक मौलिक अधिकार भी। लेकिन वो अधिकार जिनसे आपको राजस्व प्राप्त होता है उनके साथ सहानुभूतिपूर्वक होना चाहिए या आर्बिट्रेरी तरीके से ले लिया जाना चाहिए। कुछ समझ की बात है, कुछ भ्रांति की बात है, मैं समझता हूँ मिल बैठ करके करने की बात। अभी एक भाई बता रहे थे लीगल इश्यू, सुप्रीम कोर्ट के कुछ डिसीजंस को कोर्ट कर रहे थे, माना कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, लेकिन वो तभी संभव है जब हम कोर्ट में जाएं। अब कोर्ट में जाएं तो ही तो सुप्रीम कोर्ट के उन आदेशों की पालना का नजरिया पेश कर सकते हैं। उसके पहले तो हम टेस्ट कर रहे जरूर, लेकिन वो डिस्कशन बेमान है मेरे हिसाब से। लेकिन समझ के लिए बहुत जरूरी, हमारे ज्ञानवर्धन के लिए बहुत जरूरी, और उस संबंध में हम लिटिगेशन में जाए ऐसी तो संभावना मुझे नजर नहीं आती, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री बड़े कृपालु प्रकृति के व्यक्ति हैं। जैसा आपने देखा आजकल बहुत सी स्कीमें हैं, चिरंजीवी योजना है, गैस का सिलेंडर है, 2000 किसानों को बिजली यूनिट माफ है, 100 यूनिट घरेलू को पास है, लेकिन दुर्भाग्य से इंडस्ट्री को शायद छूट नहीं। और अभी आपने देखा होगा आज के अखबार में शायद इंडस्ट्री के ऊपर फ्यूल सरचार्ज के नाम पर एक बड़ी रकम वसूली जाने की बात। अब वो सभी को इफेक्ट करेगी। तो एक तरफ वेलफेयर स्टेट भी है, डेमोक्रेटिक सेटअप भी है, एक तरफ दूसरा परिदृश्य भी है। तो मैं समझता हूँ लोहारिया जी कि इसमें जितना विवेचन आपने किया है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी अखिल अरोड़ा जी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, बहुत सरल प्रकृति के व्यक्ति हैं और सदा से दिमाग के आदमी और बड़े क्लियर हेडेड आदमी हैं।
और मिस्टर मेहरा जो इंस्पेक्टर जनरल स्टाम्स है वो भी नवयुग हैं, वो IAS अभी बने हैं, वो भी बहुत सुनने वाले आदमी हैं। मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा कि आप आइए बैठ के बात करते हैं। और रेवेन्यू साइड में जो देखते हैं कृष्णकांत जी पाठक, वो भी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। मेरे ख्याल से उचित होगा कि हम समय लेकर उनसे बातचीत करें, उनको ये बताएं बात कि पर्सनल गारंटी की कोई बैंकों के साथ साथ अहमियत है। बैंक वाला तो इसलिए लेता है कि मेरा ऋण मुझे वापस मिल जाए, नहीं मिले तो डायरेक्टर से वसूल कर लूँ। पर्सनल गारंटी तो डायरेक्टर से देते हैं या प्रमोटर देते हैं, तो उनसे उनको पाबंद करने के लिए उनकी बात। अब उसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए स्टाम्प ड्यूटी के रूप में या नहीं लगना चाहिए। जो अब तक रहा है वो छूट थी, अब वो उसको परिधि में लेना चाहते हैं। इसके बारे में उनको ये बताना पड़ेगा कि कोई भी कारखाना, कोई इंडस्ट्री बगैर बैंक की सहायता से, बगैर बैंक के ऋण से लेकर के नहीं चला सकते। इक्विटी कितनी भी बाजार से ले ले, लेकिन फिर भी उसको ऋण लेना पड़ता। ये सही है कि 20 या 25% शेयर उसको अपना लगाना पड़ता है। रेस्ट 75% में अगर LLP है या MSME के भी सेक्टर, स्टॉक एक्सचेंज है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए तो है ही। अपना वो पब्लिक से भी ऋण लेते हैं इक्विटी के फॉर्म में, और बैंक से भी ऋण लेते हैं। बैंक से तो ऋण लेना बहुत जरूरी होगा, मगर उसके कोई इंडस्ट्री चल नहीं सकती। और कुछ दृष्टि से इस अनिवार्यता की परिपूर्णता में अगर ये पर्सनल गारंटी पे स्टाम्प ड्यूटी लिया जाना हमारी ब्याज दर को बढ़ा देता है, हमारी लागत को बढ़ा देता है, तो हम अनकम्पिटिटिव हो जाए। और जिन स्टेटों को उदाहरण दिया, जिन स्टेटों में नहीं है, आपने बताया कि बहुत से स्टेट्स में नहीं है, राजस्थान में है, तो मेरे ख्याल से उनके जो आइटम्स ऑफ प्रोडक्शन है उसमें हमारे आइटम्स ऑफ प्रोडक्शन पिछड़ जाएंगे और हमारी मार्केटिंग में एक प्रॉब्लम आ जाएगी। प्रतियोगिता बढ़ जाएगी, प्रतिस्पर्धा में हम टिक नहीं पाएंगे। इसलिए उचित होगा कि हम एक पूरा रिप्रेजेंटेशन सबकी तरफ से बना करके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, FICCI है, CII है, PSCG चैम्बर है, ASSOCHAM है, राजस्थान चैम्बर है, 4D है और ट्रेडर्स की बॉडी है, उन सबसे मिलकर सलाह करके आप एक निश्चित तारीख कर लें। राजस्थान चैम्बर या 4D उन सबको बुला लेंगे, उनके साथ बैठ करके आपकी जो एक्सपर्टाइज है उसे एक वेल डिजर्विंग, वेल अपीलिंग एक ड्राफ्ट रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं। अकेले वालों से बात करते हैं, उनसे टाइम लेते हैं और निस्संदेह वो मुख्यमंत्री से सलाह करके इस समस्या का निदान करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। आप सब आप यहाँ जो उपस्थित है, मेरे लगता है कुछ तो ज्ञानवर्धन करने आए, कुछ पीड़ित है वो आए और उसके पीड़ित का हरण के लिए अगवा आप करो, रिप्रेजेंटेशन आप तैयार करो। हम भी उसमें हमारी बुद्धि के हिसाब से कुछ जोड़ना होगा तो जोड़ेंगे। और खास करके मैडम से मैं अपील करूँगा कि आप जरूर समझ गए होंगे, निश्चित तौर पर सरकारी अफसर बहुत जल्दी समझता है, लेकिन वो समझता है छूट के दायरा कम और आय का दर्जा बढ़ाने के बाद ज़्यादा जल्दी समझता है। लेकिन हम छूट की बात कर रहे हैं, आप उसको भी उसी कृपादन से देखेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और मैं समझता हूँ कि लवाड़े ने बहुत अच्छा काम किया। कुछ लोग पीड़ित हैं, कुछ पीड़ित हो सकते हैं, उन सबको बचाने के लिए जो आपने जो मुद्दा उठाया, हम सबको आज यहाँ बुलाया है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी आपने इसमें जोड़ा है। हमारे कोर्टी के सुल्तान जी बिराजे हैं, AD अग्रवाल साहब, गोयल साहब बिराजे हैं, हमारे दोनों तरफ अरुण सिंह राजस्थान चैम्बर में भी है, कोर्टी में भी है, NK जैन साहब एम्प्लॉय वाले ये भी हैं। ये भी किसी न किसी रूप में इंडस्ट्री के उत्थान और विकास में लगे हैं। खाली लेबर की बात के लिए नई संस्था है इनकी, लेकिन समय समय पर ये इंडस्ट्री की बात भी उठाते रहे। और आप सब महानुभावों को मेरे जो विचार हैं वो आपको मैंने सबमिट किए, प्रस्तुत किए हैं। आपको पसंद आए तो आप ताली बजाइए, और अगर पसंद नहीं आया है तो आप समझिए मैंने साजिश किया। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका आभार व्यक्त करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
करूंगा इस हमने लेटर को पढ़ लिया हो और उसमें किसी प्रकार का कोई हाफ नहीं हो, गहलोत साहब से रिक्वेस्ट करने में ऑनरेबल। मैंने तो आपके रिप्रेजेंटेशन अखिल जी को भेज भी दिए, सीएम को भेज भी दिए। तो उसको साइन कर देता क्या हमारे को प्लीज। थैंक यू अनंत लवाड़िया जी। अभी मेरे पूर्व में आप सबको संबोधित कर रहे थे व्यापार उद्योग जगत के विश्व पितामह जो लगातार 60 साल से व्यापार उद्योग जगत की सेवा करते आ रहे हैं, ऐसे हमारे अनमोल रत्न राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष महोदय के रूप में आज आप सेवा दे रहे हैं। और उनके साथ ही उनके ठीक पीछे बैठे हैं एक हमारे दूसरे व्यापार जगत के विश्व पितामह सम्मानित सूरजाराम जी भी जो कोटी के चीफ पैटर्न है। दोनों की यहाँ उपस्थिति ये दर्शाती है कि इस कार्यक्रम और ये जो डिबेट रखा गया बिजनेस फ्रेंड्स के द्वारा कितना अहम भूमिका अदा करेगा आने वाले, क्योंकि ये जो मैटर आज उठाए हैं वास्तव में अभी खेलजन साहब बोल भी रहे थे कि प्री बजट मीटिंग होती है, इसके अलावा भी कई मीटिंग होती है साल में 3-4 बार। तो मेरे को भी मौका लगता है 1-to-1 रूम। आप तो प्रॉब्लम बोलते ही हो हमेशा मेरे को स्टाफ ड्यूटी को, मैं हमेशा मुख्यमंत्री के सामने और चाहे चीफ सेक्रेटरी के सामने हो, वित्त सचिव के सामने कि ये पहले 0.1 था, फिर 1 हो गया 0.1 और बाद में टाइपिंग मिस्टेक होते होते लास्ट में 1% पे आ गया। इससे अपने सब जूझ रहे हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ जो आज गैदरिंग है हमारे एम्प्लॉयर एसोसिएशन राजस्थान के अध्यक्ष महोदय मेरे छोटे भाई NK जैन साहब, चैम्बर के उपाध्यक्ष ज्ञान प्रकाश जी, आलोक सिंगल जी हमारे SLBC के बैंक ऑफ बड़ौदा के, नीतू राजश्री से जो IGRS से आई है, हमारे चैम्बर के कार्यकारी अध्यक्ष PD गोयल जी मेरे को दिखाई दे रहे हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जगदीश सोमानी जी, नरेश गोयल जी हमारे कोषाध्यक्ष, AK सिंह साहब जो FIHS के नेशनल प्रेसिडेंट है, जो हमारे उद्योग जगत के लिए काफी निर्णायक साबित करते हैं, काफी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, हर इंडस्ट्रियल एरिया में जाके चलाते हैं, फोर्टी के साथ, चैम्बर के साथ, सब एसोसिएशन के साथ। ये भी यहाँ मेरा हमारे BB शर्मा जी हमारे चैम्बर के सेक्रेटरी है। पीछे मेरे को दिखाई दे रहे हमारे अभी जो नई ज्वलन समस्या चल रही है राजस्थान वेयर हाउस, उसके हमारे राजस्थान वेयर हाउस एसोसिएशन के अध्यक्ष सम्मानीय अरुण गुप्ता जी और जितेंद्र चुप जी महामंत्री जी, कमल विजयवर्गीय जी हैं, हमारे 40 चैम्बर दोनों से हैं, प्रभात गुप्ता जी, पंकज गुप्ता जी हमारे 40 के सेक्रेटरी, भूपत राय जी काटेवालिया जी, हमारे ऑफिस सेक्रेटरी चैम्बर के दिनेश कानूनगो जी, सभी को मैं जानता हूं। अब मैं नाम वाले चक्कर में न पड़ के, क्योंकि सबको मैं प्राय जानता हूं। मैं आप सभी का यहाँ धन्यवाद। हमारी सुधा अरविंद भी दिख रही है हमारी उपाध्यक्ष चैम्बर की। तो मैं सबसे 1-to-1, क्योंकि मेरे को इतना मौका मिलता है आप सबकी सेवा करने का, व्यापार उद्योग जगत की सेवा करने, इस कारण मैं आज यहाँ आप सबको 1-to-1 हम पर्सनल इंटरेक्शन है मेरा, और मेरा यही रहता है उद्देश्य। कहीं भी सरकारी मीटिंगों में जाते हैं तो वहाँ व्यापार उद्योग जगत की जो समस्या है उसको हम सब मिलके उठाते हैं और उसमें काफी समस्या सॉल्व भी होती है। स्टाफ ड्यूटी का जो मैटर है, पिछले मेरे ख्याल से 4 साल से लगातार या 5 साल से भी ज्यादा इस मैटर को लगातार शासन सलाहकार संघ की, क्योंकि हमारे 40 के संरक्षक है IC अग्रवाल जी, उनका विशेष फोन आता है सवेरे पहले मेरे पास कि अरुण जी ये वाला मैटर जरूर उठाना। तो ये हमको सजग करते रहते हैं। आप जो व्यापारी हैं, बड़े जो उद्योग चलाते हैं, निश्चित रूप से आप हमको अवेयरनेस, क्योंकि हमको इतने जो ये स्टाफ ड्यूटी का मैटर है, ये स्टाफ ड्यूटी इतना कंपल्सरी मैटर है, हर चीज में स्टाफ ड्यूटी लगती है, हर जगह स्टाफ ड्यूटी से अपने को जुड़ना पड़ता है। मैं तो आज इस मंच के मार्फत ये जो ज्ञापन बनाया, निश्चित रूप से अनंत लवाड़िया जी का बहुत अच्छा ज्ञापन है, मैं पढ़ा इसको और हमारी सहमति है, चैम्बर की सहमति डॉक्टर के जैन साहब दे चुके हैं। 40 के हमारे चीफ पैटर्न बैठे हैं, उनके आज्ञा से मैं 40 से अभी आपको देता हूं कि आप इसको आगे बढ़िए और हम प्लेटफॉर्म पर इसको उठाएंगे। मैं तो ये बोलना चाहूंगा, इस चूंकि ज्यादा समय न लूंगा, ये बोलना चाहूंगा कि जिस तरह 1 नेशन 1 टैक्स GST लागू हुआ, लेकिन अभी तक 1 नेशन 1 टैक्स पूरे देश में लागू
हुआ नहीं, उसमें भी 4 तरह के टैक्स लगा दिए। हम हमेशा मांग उठाते हैं प्लेटफॉर्म पर कि 1 नेशन 1 टैक्स की मूल भावना जो थी वो आज तक परिपूर्ण नहीं हुई। ऐसे में जीएसटी जिस तरह लागू हुई उसी तरह चाहे बिजली की दरें हो, चाहे स्टाम्प ड्यूटी की दरें हो, चाहे और कोई दरें हो, उनको सबको जब ग्लोबलाइजेशन का युग आ गया, भारत 21वीं शताब्दी में इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है और इंडिया लीड करेगा आने वाले समय में पूरे वर्ल्ड को। आज 4th 5वीं इकोनॉमी में हम आ चुके हैं वर्ल्ड के। तो ऐसे में हमको हमारा लिबरलाइजेशन जो आला अधिकारी हमारे बैठे हैं या नेता जो बैठे हैं ऊपर लेवल पे और स्टेट गवर्नमेंट के भी, उनको ये सोचना चाहिए। और अब मैं ज्यादा बोल सकता हूँ काफी तिवाड़िया जी, लेकिन मैं यही बोलूंगा कि आप सबकी समस्या हमारी समस्या सबकी एक है। तो आपकी समस्या आप ज्यादा दिन नहीं रहेगी, क्योंकि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान भी बाकी है। फिलहाल तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो भारत के लिए पूरा आसमान बाकी है। मैं एक लाइन और बोल के अपनी बात समाप्त करूंगा कि जंग हो तो जीतने का विश्वास होना चाहिए, जीवन है उमंगों का आभास होना चाहिए, जिंदगी है खूबसूरत कितनी आभास होना चाहिए, मुश्किलें होगी आसान, ये सारी मुश्किलें होगी आसान, ये हमारे महान भाव आप सब जैसा पास होना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। आपने मुझे बुलाया और मेरा स्वागत किया, सत्कार किया, बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। तो चीफ गेस्ट है मिस्टर के.एल. जैन साहब, इनको जाना पड़ सकता है, तो बीच में हमको मेरे ख्याल से चीफ गेस्ट साहब, मैंने तो उनको रिक्वेस्ट किया था लेकिन उनको चूंकि जाना है उनको, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। एन.के. जैन साहब। सबसे पहले तो मैं अनंत तिवाड़िया जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो कि काफ़ी समय से बराबर प्रयास करने के बाद भी उसका हल नहीं निकल पा रहा है। तो मैं समझता हूँ आज की कॉन्फ्रेंस का जो आउटकम होगा, क्योंकि सारे एसोसिएशन को आपने इसमें बुलाया है जो इंडस्ट्री से रिलेटेड है, बैंकिंग सेक्टर के लोगों को बुलाया है, खास करके जो स्टेट लेवल बैंकिंग एडवाइजरी कमेटी है उसको बुलाया है, और जो लीगल फ्रेम करते हैं, लीगल पॉलिसी मेकर्स है, सरकार है, IGRS से भी हमारे बीच में नीतू राजेश्वर जी मौजूद है, उनको भी बुलाया है। तो जब तीनों सेक्टर एक जगह बैठ के अगर कोई चर्चा करते हैं तो निश्चित रूप से हमें ये मानना चाहिए कि उसका हल निकल के आएगा। अभी तक होता क्या था कि हम ज्ञापन दे देते थे, वो ज्ञापन रख लेते थे और उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती थी। आज तीनों जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिससे वो तीनों मिलकर अगर कोई मंथन करेंगे तो उसका समाधान जरूर निकलेगा। मैं इस मंच से अनंत तिवाड़िया जी का और उनकी पूरी टीम का, भारत में बिजनेस फ्रेंड्स है जो भारत विकास संस्थान का एक अंग है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इस तरह की कॉन्फ्रेंस आपने रखी है और पहले 2002 में भी आपने इस तरह की कॉन्फ्रेंस रखी थी और हमें अच्छे से याद है कि उस समस्या का समाधान हुआ था और इसका भी समाधान होगा। इस मौके पे मैं डॉक्टर के.एल. जैन जो RCCI के प्रेसिडेंट हैं, डॉक्टर अरुण अग्रवाल जो RCCI के ऑनरेरी सेक्रेटरी जनरल और बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, डॉक्टर A.K. सिंह जो फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड सेफ्टी के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, श्री सूर्याराम मिल जो पैट्रॉन है बोर्डी के, और हमारे समस्त मित्र ज्ञान प्रकाश जी हैं, अमृत बिहारी जी यहाँ बैठे हैं जो लॉ में एक्सपर्ट हैं हमारे, और जो सरकार के प्रतिनिधि के रूप में नीतू राजेश्वर जी हैं। मैं समझता हूँ उन्होंने पूरी बात को नोट किया हुआ होगा और अपने उच्च अधिकारियों तक जल्दी ही पहुँचाएंगी और इसका समाधान जल्दी ही निकालेंगी। इसी के साथ मैं बात अपनी बस ये बात कह के समाप्त करता हूँ कि इस तरह की कॉन्फ्रेंस 2002 के बाद अब 2023 में क्यों आयोजित हुई। इस तरह की कॉन्फ्रेंस मैं समझता हूँ हर साल या हर 2 साल में एक बार होनी चाहिए। तो जो भी छोटी मोटी समस्याएं हैं इंडस्ट्रीज की, चाहे वो टैक्सेशन से रिलेटेड हो, चाहे स्टैम्प ड्यूटी से रिलेटेड हो या कोई लॉस से रिलेटेड हो, उसका निर्णय निकलना चाहिए। हमारे बीच में किशोर डांग जी भी हैं जो राजस्थान दुकानदार महासंघ के अध्यक्ष हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन, धन्यवाद, जय हिंद। तो सेक्शन 5, 6, 37B और 57 से रिलेटेड यदि किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे रमेश सक्सेना जी को आप मेल कर सकते हैं बिजनेस फ्रेंड्स के, वो उसका आपको 7 डेज के अंदर कोशिश करेंगे कि जो हमारे पास अवेलेबल मटेरियल है वो उपलब्ध कराएं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा बीवी शर्मा साहब से आए और हमारी तरफ से रिक्वेस्ट करें कि जिससे कि प्रॉब्लम्स रिजॉल्व चीज़ें बिल्कुल क्लियर है।
टैक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सरकार को अधिकार है टैक्स लगाने का कि कौन सा आर्टिकल, कौन से आर्टिकल पे कौन सा मैटर कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है, कौन सा आइटम कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है। तब तक हम सरकार को ये सजेस्ट नहीं करेंगे, सरकार इसका समाधान नहीं खोज सकती। दूसरा ये क्लियर कट लॉ है कि कोई भी टैक्स रेट्रोस्पेक्टिव नहीं लगा सकता। इस बात पे भी सरकार को हमको आगाह करना चाहिए कि कोई भी टैक्स जो है रेट्रोस्पेक्टिव नहीं लगेगा, प्रोस्पेक्टिव लगा सकता। तीसरा जो मेजर मुझे नवाड़िया साहब के उसमें स्पीच से लगा कि बजट घोषणाएं कुछ और होती है और सर्कुलर कुछ और निकलता है। तो मेरा सरकार से ये आग्रह रहेगा और एसोसिएशन का जो हम रिप्रेजेंटेशन बना रहे हैं उसमें भी है कि जो बजट के अनुसार जो अनाउंसमेंट होती है तो अधिकारी इस बात का ध्यान रखें कि बजट के अनुसार उन सर्कुलर्स को इशू करें ताकि आम जनता भ्रमित नहीं हो, अनावश्यक डबल टैक्स से उसे बाहर नहीं पड़े। तो ये 2-3 चीजें हमको रिप्रेजेंटेशन में डालनी पड़ेगी कि कौन सा आइटम कौन से आर्टिकल में हम सजेस्ट करें ताकि, और फिर उसमें एक चीज और करें ताकि वो दूसरे आर्टिकल से उसको रिलेट नहीं करें। सर्कुलर में इस तरह की चीज डलवाएं हम सारे एसोसिएशन मिलकर जब सरकार से बात करेंगे तो कौन सा आर्टिकल कौन कौन से आइटम को कवर करेगा और दूसरा आइटम इस दूसरे आर्टिकल से रिलेट नहीं करेगा। अगर ये चीज हो जाती है मैं समझता हूँ हमारी बहुत सारी समस्याएं जो है बहुत क्लियर हो सकती है। धन्यवाद। थोड़ा सा मैटर टेक्निकल ज्यादा है, ये समझना कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम कोई डिमांड नहीं कर रहे सरकार से कि भाई आगे से आप हमारी स्टैंप ड्यूटी कम कर दो, वो तो बजट में करती है, बजट में तो कम कर रही है 25 लाख 10 लाख का। प्रॉब्लम ये है कि जिस चीज को आप पहले 2002 में ये कहते थे उसको आज 2020 में चेंज करने से बेचारे जिसने 2002 में टैक्स पे किया हुआ है उसके ऊपर दोबारा से डिमांड क्रिएट होगी। तो अपने वो सॉल्व करना है कि इसकी कंसिस्टेंसी क्या है। तो वो एक बार देख लें, मैंने अपना पूरा मटेरियल प्रोवाइड किया, मैडम ने आश्वस्त किया है कि सारे इसको कंसिडर करते हुए इसको ऊपर प्रेजेंट करेंगी। मैडम ने क्या और हम सब हम मानते हैं कि इस प्रॉब्लम को हमारा रिजोल्यूशन होगा। अभी कोई को भी इस मैटर के ऊपर कुछ भी बोल रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, कभी इन्होंने बोला था कि भाई और सर्कुलर जो है वो तो मान्य नहीं है, नहीं सर्कुलर आपका मान्य जब आप खुद ने इशू किया और आप अंदर से आपको लगता हो कि किसी गलत फहमी में इशू हो गया, आपका सर्कुलर आपके ऊपर मान्य। सरकार में आप जाओगे कोर्ट में आप जाओगे, कोर्ट कह सकता है मैं सेक्शन को पढ़ूंगा, आर्टिकल को पढ़ूंगा, मैं सर्कुलर को नहीं देखूंगा। लेकिन यार मैं खुद ही कुछ कह रहा हूँ, गहलोत साहब कह रहे हैं मैं तो आपसे 25 लाख लेना चाहता हूँ और अगली बार आपसे कहा कोई जो व्यक्ति ये करेंदा हो गया यानी गहलोत साहब ने कहा होगा 25 लाख, हम तो आपसे 1 करोड़ लेंगे। ये है प्रॉब्लम। सो इस प्रॉब्लम को अपन रिजोल्व करने के लिए इकट्ठे हुए, सरकार से रिक्वेस्ट करने के लिए इकट्ठे हुए, कोर्ट्स में जाने के लिए इकट्ठे हुए, ईश्वर रिक्वेस्ट करेंगे मैडम से क्योंकि भाई ये हमारी प्रॉब्लम है, हम कहीं और नहीं जाना चाहते, आप ही से रिक्वेस्ट है, आप ही के सर्कुलर है, सब कुछ आपका बैठेंगे तो प्लीज हमारी मदद करें। तो इसके साथ ही मैं इस अंदर किसी को कुछ कह रहा हूँ तो इसको सबसे रिक्वेस्ट करूँगा। हम आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, बिजनेस फ्रेंड को बहुत लोग नहीं जानते उसके बावजूद भी आए, इसको अटेंड किया, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आपके लिए इन्वाइट कर रहे हैं हम आपको डिनर के लिए, प्लीज आप सबको थैंक यू सर। We are working like a representation industries and government is different bodies and also सभी bodies everybody was get 56 high court practicing advocates करा हुआ हम लोग आज बहुत पुराना जैसा आप चाह रहे हैं हो जाए तो मेरा इतना बढ़िया बहुत क्लैरिटी है हम जब बाकी आरओसी से और बाकी जगह से देते हैं एस्टिमेशन सा कि कितना लोन एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हुआ होगा, कितनी स्टैम्प ड्यूटी उसके पेटे कलेक्ट हुई है, तो वो जो डिफरेंस होता है ना वो हमें मजबूर कर देता है कि मेरा पर्सनल गारंटी ऑफ कोर्स। बट इस चीज़ के लिए आप देखिए डॉक्यूमेंट पे इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू कितनी है वो डिफाइन होती है। एक ही लोन एग्रीमेंट का पार्ट है, पार्ट तो उसी का एग्रीमेंट का एक ही बैंक लोन डॉक्यूमेंट का पार्ट है। पार्ट की बात ही नहीं कर
कर रही हूँ। मैडम एक जगह आप एक पोर्टफोलियो एक जगह प्रोवाइड कर दीजिए जहाँ पे हम सब आ सके, मतलब जो आ सके और वहाँ मीटिंग हो जाए, हम मतलब अपनी हाँ, बात ये देखिए मीटिंग तो फाइनली सर के लेवल पे ही होगी। मैं तो मेरी परेशानी जो आज हाउ आई सी द मैं तो अभी कर रही हूँ, पर ये चीज मेरे लेवल पे डिसीजन का मैं नहीं, मैं सिर्फ आपका आइए